तो भाई बात कुछ ऐसी स्टार्ट होती है। आपको जाना है, मान लीजिए दिल्ली से न्यूयॉर्क। तो क्या प्लेन आपके घर पे आएगा? नहीं आएगा ना। आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कब जाना है, कैसे टिकट बुक कराना है, चीपेस्ट टिकट, बेस्ट टिकट किस प्राइस पे आपको मिल सकता है। तो सारी चीजें आपको पहले से रेडी करनी पड़ेगी। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? और उसके बाद आपको अपना लगेज पैक करना पड़ेगा। फिर आपको कैब वाले से बात करना पड़ेगा, भाई इतने बजे की फ्लाइट है, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट ट्रांसफर कर देना हमको। तो सो कॉल्ड सारी चीजें आपको अरेंज भी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना होटल का बुकिंग कराना पड़ेगा। नहीं सर, मौसी जी के बेटे की शादी में जा रहे हैं सर, तो सर वहां पे उन्होंने होटल बुक कराया हुआ है इसीलिए जा रहे हैं, नहीं तो जाते भी ना। देर आफ्टर मौसी जी के बेटे की शादी में 11-21 शगुन क्या देना है। तो सारी चीजें पहले से आपको रेडी करनी पड़ेगी। तो जो पहले से आप सोचते विचारते इन बातों के ऊपर, दिस इज नोन एज प्लानिंग बेसिकली। एंड व्हेन यू हैपन टू अरेंज द थिंग्स, यू हैपन टू क्रिएट द सेटअप, यू नीड टू विजिट देयर, क्या क्या आपको करना है वगैरह वगैरह। तो इन सारी बातों को हम सो कॉल्ड असेंबल करेंगे। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। तो टेक एन एग्जांपल कि भाई आपको एक फैक्ट्री सेटअप करनी है। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा लैंड कहाँ पे खरीदा जाए, या किराए पे लिया जाए, या लॉन्ग टर्म रेंटल अग्रीमेंट जिसको लीज बोलते हैं वहां पे लिया जाए। देयर आफ्टर कहाँ पे मशीन का इंस्टॉलेशन होगा, कहाँ पे हम एंट्री और एग्जिट का प्लेस रखेंगे, कहाँ से ट्रक से रॉ मटेरियल आएगा और फिनिश गुड्स गेट से बाहर निकलेगा, ऑफिस कहाँ पे होगा, ऑफिस किस तरह का होगा, कितने लोगों की ऑफिस में रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी चीजें सेटअप करने के लिए जो नेसेसरी है हमारी, दैट इज नोन एज व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आ गया? तो मान लीजिए आपके घर में आपके किसी गेस्ट का या फ्रेंड का वगैरह वगैरह डिनर है फैमिली के साथ। तो क्या सबको जमीन पे बैठा देंगे पत्तल लेके भंडारे की तरह? नो। आप कैसे उनको वेलकम करेंगे? वेलकम करते टाइम में मट्ठा पिलाएंगे कि कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, हार्पिक पिलाएंगे, मतलब टॉयलेट वाटर तो कुछ भी पिला दीजिए, वॉटर क्लियर। और क्या साथ में बिस्किट या नमकीन या बिस्कुट खिलाएंगे, या कुछ मीठा खिलाएंगे, कैडबरी, या मान लीजिए फेरेरो रोशर अगर रईस लोग हैं, या मान लीजिए कॉमर्स टाइप है तो गुड़ खिला देंगे, चना खिला देंगे। समझ में आ गया? तो अगर किसी के घर में स्वागत गुड़ और चने से हो तो समझ लीजिए कॉमर्स वाला एकदम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आ गया? फेरेरो रोशर टाइप है तो समझ लीजिएगा पीसीएम पढ़ा हुआ, थोड़ा अकल से पैदल है मतलब। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, मतलब ज्यादा पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं ना। तो ये लॉजिक सबको समझ में आई बच्चों? ये लॉजिक सबको समझ में आई? कंफर्म? तो इन्हीं चीजों का जो अरेंजमेंट होता है, इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। लॉजिक समझ में आ गया? तो कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए वेरी क्विकली, ऑर्गेनाइजिंग, और ब्रैकेट में 2 लाइन का सेंटेंस बस लिख लीजिएगा, अरेंजमेंट ऑफ नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स needed to set up a business is known as organizing. So organizing can be called as identifying and grouping various activities, ये एक formal definition या meaning आप बोल सकते हैं, into jobs, then subgrouping these jobs into sections and departments into a single unit. एक छोटा सा example लेते हैं. Take an example that you want to start a business. किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं? आप बिजनेस करना चाहते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग टी-शर्ट्स। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो क्या बाजार से कपड़ा आएगा और टी शर्ट अपने आप बन जाएगी? चलन, बाजार से कपड़ा आएगा और टी शर्ट अपने आप बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बाजार से कपड़ा और टी शर्ट अपने आप बन जाए। आपको कुछ सो कॉल्ड सबसे पहले अरेंज क्या करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो डिपार्टमेंट होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? परचेज डिपार्टमेंट। ये क्या काम करेगा? रॉ मटेरियल खरीदेगा। परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदने के बाद भेज देगा इसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, जो टी शर्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे। और मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ व्हाट वुड बी डन? इसका क्वालिटी चेक होगा कि जो टी शर्ट्स बन रही हैं वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है कि नहीं। तो इस डिपार्टमेंट का नाम क्या हो जाएगा? क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट। क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट के बाद जब टी शर्ट्स का फाइनल अप्रूवल हो जाएगा तो हम इन्हें सो कॉल्ड किसके पर्पस के लिए बाजार में बेचेंगे? सेल करने के लिए। तो ये काम किसका होगा? सेलिंग डिपार्टमेंट का। बट सेलिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ मेनी डिपार्टमेंट्स वुड बी देयर। लाइकवाइज आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। तो एडवर्टाइजिंग करने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मार्केटिंग एंड
सेल्स डिपार्टमेंट को, जो डिसाइड करेंगे कि भाई क्या ऑफर्स वगैरह मार्केट में दिए जाएं। देयर आफ्टर भाई पैसे की भी रिक्वायरमेंट होगी पूरे काम को करने के लिए, तो यहाँ के लिए आपको एक नया डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो लाइक इन अ स्कूल यू हैव नर्सरी सेक्शन, यू हैव प्री प्राइमरी सेक्शन, यू हैव कॉलेज सेक्शन वगैरह वगैरह, यू हैव कॉमर्स डिपार्टमेंट, यू हैव साइंस डिपार्टमेंट, यू हैव ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हमने अलग अलग तरह की एक्टिविटीज सब्जेक्ट से लिए, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग सेक्शन सेटअप कर दिए, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, और इसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को बोला जाता है व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग। सपोज यू हैव एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है ना, दूसरे स्कूल के बच्चे आते हैं, और मान लीजिए उसका आपने नाम रख दिया एडटेक। क्या रख दिया? एडटेक। और एडटेक हो गया, या एडटेक थोड़ा घटिया नाम रख रहा है, कॉमटेक रख देते हैं इसको, कॉमटेक 2024। नाउ व्हाट इज दिस कॉमटेक 2024? कॉमटेक 2024 में अराउंड 20 schools will be participating। और इसमें होगा क्या? इसमें अलग अलग इवेंट्स होंगे, स्पीच होगी, एलोक्यूशन होगा, डिबेट्स होंगे, उसके बाद कुछ साइंटिफिक मॉडल्स का डिस्प्ले होगा, मान लीजिए कुछ डांस ड्रामा सिंगिंग कंपटीशन हो गया, मान लीजिए कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो गई। तो 20-25 स्कूल्स आपस में कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ, और उसके बाद विनर लूजर वगैरह वगैरह डिसाइड कर दिया जाएगा। तो इस इवेंट का नाम क्या रखा चिल्ड्रन हम लोगों ने? कॉमटेक। अब कॉमटेक में ढेर सारे स्कूलों को सबसे पहले आपने इनविटेशन भेजना है, तो सबसे पहला डिपार्टमेंट जो होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? प्लानिंग डिपार्टमेंट। ये प्लान करेगा कि हमको क्या क्या एक्टिविटीज करवानी है। इज दैट क्लियर? उसके बाद फिर अगला होगा आपका प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ये क्या काम करेगा? ये ब्रोशर्स, इनविटेशन कार्ड, लीफलेट्स, पोस्टर, बैनर, ये सब छपाने का काम देखेगा। उसके बाद आपकी एक हो जाएगी हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट। सर इनका क्या काम होगा? ये हॉस्पिटल लेके जाएंगे? नो। टीम्स का वेलकम कैसे होगा, टीम्स को ग्रीन रूम्स कैसे दिए जाएंगे, कहाँ पे टीम्स अपना लगेज बैगेज वगैरह रखेंगे। व्हाट क्लियर? ग्रीन रूम जानते हैं ना क्या होता है? हाँ सर, जहाँ पूरा कमरा ग्रीन कलर से पोता होता है। जब टीम्स आती हैं तो कैसे उनको रूम दिया जाएगा, भाई यहाँ पे अपना सामान रख दीजिए, आप यहाँ पे अपने कपड़े वपड़े चेंज कर सकते हैं जो आपको पार्टिसिपेट करते टाइम पहने होंगे। देयर आफ्टर वी विल बी हैविंग स्टेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इनका क्या काम होगा? ये चेक करेंगे जिस टीम का परफॉर्मेंस होगा उसको प्रॉपरली स्टेज पे माइक साउंड वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाए। और इन सारी चीजों में भाई पैसे के तो बहुत खर्च होंगे, पार्टिसिपेंट्स की फीस भी है, तो पैसे का मैनेजमेंट करने के लिए हमने कॉमर्स के कुछ बच्चों को पकड़ लिया एक टीचर के साथ, और वही लोग पूरा हिसाब किताब रखेंगे पैसे का। दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंस डिपार्टमेंट। और नवरात्रि का कोई या ईद का बकरीद का कोई व्रत तो चल नहीं रहा है, तीज का, तो भाई खाना पीना भी लोग खाएंगे, तो ये सारा काम हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट ही देख लेगा। इज दैट क्लियर? फिर पूरा इवेंट खत्म होने के बाद सारी चीजों का वाइंड अप करना पड़ेगा, तो एक डिपार्टमेंट हो गया हमारा वाइंडिंग अप डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीजें इन कंसल्टेशन विद द प्रिंसिपल, सीनियर टीचर्स या स्टूडेंट्स करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? समझ में आ गया? पक्का? तो जब घर में शादी ब्याह का माहौल चलता है तो भाई देखना है कार्ड कहाँ छपेगा, शॉपिंग कहाँ से होगी, ज्वेलरी कहाँ से खरीदी जाएगी, कपड़ा कहाँ से खरीदा जाएगा। व्हाट इट क्लियर? उसके बाद कैसे कैसे किसको इनविटेशन देना है, किसको विद फैमिली का इनविटेशन देना और किसको विदाउट फैमिली। तो विदाउट फैमिली वाले लिख देंगे क्या? मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता ब्रैकेट में विदाउट फैमिली, मिसेज एंड मिस्टर अग्रवाल ब्रैकेट में विदाउट फैमिली, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा ब्रैकेट में विदाउट फैमिली। लिखते हैं विदाउट फैमिली। हाँ सर, पता लगा सबको लेके पहुंच गए ताज में, सर खाने पीने का इंतजाम है, महंगा होटल है, उनकी तो औकात भी नहीं है जिनको बुलाना है, तो कुछ को विद फैमिली बुलाना और कुछ को विदाउट फैमिली, तो वो डिसाइड किया जाएगा। तो ये सारी हरकतें किसी भी चीज को सेटअप करने की, एलोकेट करने की क्या बोली जाती है मैनेजमेंट की कॉमर्स की भाषा में? ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? तो जो क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, अलॉटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स, सेटअप ऑफ ड्यूटीज, ये सब जो काम होता है एंड जो हम रिक्वायरमेंट्स को असेंबल करते हैं एक प्लेस पे, दैट इज ऑल कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आ गया? तो ये दो एग्जांपल्स आप लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। प्लीज डू इट क्विकली। तो पीपल अंडरस्टूड ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? चलो, किस लिए हम ये हरकतें करते हैं? बेसिकली ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको फुलफिल कर ले। समझ में आ गई बात? तो आपके स्कूल का मान लीजिए ऑब्जेक्टिव था
कि ये कॉमटेक 2024 जैसा कुछ कराया जाएगा और पूरे शहर में काफी बच्चों के बीच में कंपटीशन क्रिएट कराया जाए, थोड़ी सी स्किल्स उनकी डेवलप कराई जाए, थोड़ी सी कल्चरल मोटिवेशन उनको मिले, थोड़ा सा बच्चे अपनी स्किल्स को और हार्नेस करके डेवलप करें वगैरह वगैरह। तो ये थे बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आ गई बात? चलो, सो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस होता है जैसे प्लानिंग का प्रोसेस था। द फर्स्ट प्रोसेस इज यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको काम क्या करना है, और उस काम को आप पार्ट्स में ब्रेकअप करेंगे। जैसे अभी लास्ट आपने देखा, हमने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, तो सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट आएगा जो रॉ मटेरियल खरीदेगा। देन द रॉ मटेरियल विल बी सेंट टू द फैक्ट्री प्रेमाइसेस ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो पाए। फिर उसका क्वालिटी चेक करेंगे, क्वालिटी चेक के बाद अप्रूवल होगा, अप्रूवल के बाद किसको दिया जाएगा? सेलिंग डिपार्टमेंट को। सेलिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ काम करने वाले मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के लोग होंगे। पैसे का लेन देन करने वाले कौन होंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया काम क्या होना है भाई। पहले परचेज का काम होना है, फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम होना है, फिर क्वालिटी चेक का काम होगा, फिर उसके बाद सेल्स का काम होगा। सेल्स के साथ साथ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, और पैसे का भी हिसाब किताब मैनेज करना पड़ेगा। तो टोटल 6 तरीके के काम हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। ये 6 तरीके का काम है। तो आपने अपने काम को कितने पार्ट्स में बांट लिया? 6 पार्ट्स में। अगला स्टेप क्या हमारा? डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। इसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स का तो क्रिएशन करना ही करना है, प्लस हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल पोजेसिंग व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स, कितना वो काम कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है, ये सारी चीजें जब हम चेक करेंगे, सारी चीजों का जब हम एलोकेशन करेंगे, तो वी कॉल इट एज व्हाट? डिपार्टमेंटलाइजेशन। समझ में आ गई बात? फिर हम ड्यूटीज का असाइनमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी डिसाइडेड कि परचेज डिपार्टमेंट में 4 लोग होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में इट इज अ टीम ऑफ 20 पीपल, क्वालिटी चेक में रख देते हैं लेटेस्ट से 3 लोगों को, सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए 10 का स्टाफ बहुत है, मार्केटिंग एंड सेल्स में 6 लोगों को रख दें, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में 4 से काम चल जाएगा। 4 + 20 is 24 + 3 27, 10 37 एंड 10 कितना हो गया टोटल? 47 लोगों को बता दिया जाएगा किसका किसका क्या क्या काम है। समझ में आया? तो घर में शादी ब्याह का माहौल है भाई, बारात के स्वागत के लिए फूफा जी टाइप लोग रहेंगे, कहीं और रहेंगे तो नाटक ही करेंगे। तो मौसा जी, फूफा जी मुंह फुला देते हैं हमेशा। शादी हो चुकी है इनकी 20 साल पहले, बट इनको आज भी एकदम नए नवेले दामाद वाली इज्जत चाहिए घर में। कैसे मिल पाएगी? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बेसिकली। तो इनको लगा दिया जाएगा भाई आपका काम है कि आप बारात का स्वागत पान पराग से नहीं करेंगे, छिड़कते ना सेंट वगैरह, गॉट इट क्लियर, उससे फूल देंगे आप। उसके बाद फिर 2 ऐसे लोगों को जो एकदम खुददार है, चोर टाइप के नहीं है रिश्तेदारों में, इनको साइड में बैठा दिया जाएगा एनवलप कलेक्ट करके हिसाब लिखने में। आजकल इनको क्यूआर कोड भी दे देंगे, कोई भूल गया एनवलप लाना, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्यूआर कोड, या जो रिश्तेदार खास खास होंगे उनके गले में आई कार्ड लटका देंगे क्यूआर कोड वाला। और जो लग रहा है कि नालायक खा के निकल जाएगा, तो उसमें वो वाला कोड लगा देंगे, 2000 रुपए तक का पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। तो पर्स रखा होगा, उसी छुआ देंगे पुलिस मशीन कि 2000 ऑटोमेटिकली आ जाए। फिर उनको कहेंगे 100 और दे दीजिए, क्योंकि 21 होता है शगुन का, 2000 तुमने कार्ड से ले लिया आपके, 100 और दे दीजिए बस आप। तो ये असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज की जाएंगी कि किसका किसका क्या क्या काम है, व्हाट पर्सन इज सपोज टू डू व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ओके, फिर खाने के स्टॉल पे या खाने के अरेंजमेंट पे खाना ठीक ठाक सबको मिले, तो आपको वहां पे भी 2-4 रिश्तेदारों को लगाना पड़ेगा। तो क्या किया जा रहा है? ड्यूटीज का असाइनमेंट किया जा रहा है। देयर आफ्टर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सर मतलब चुगली करना? हाँ बोल सकते हैं हिंदी भाषा में चुगली करना, बट रियलिटी में बिजनेस की भाषा में इसे चुगली नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अप्रूवल करने के लिए क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट को टी-शर्ट भेजी गई 5 कि चेक करिए क्लॉथ ठीक है, डिजाइनिंग ठीक हुई है, वॉशिंग के बाद गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कपड़े में रुआ तो नहीं आ जाएगा। तो क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट ये सारी बातें वापस किसको रिवर्ट बैक करेगा? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, कि भाई थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ में प्रॉब्लम है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट विल रिपोर्ट बैक टू परचेज डिपार्टमेंट, और परचेज डिपार्टमेंट जाएगा क्रेडिटर्स के पास, सप्लायर्स के पास जिनसे रॉ मटेरियल खरीदा गया है, कि भाई आपके रॉ मटेरियल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको मेंड करिए, इसको ठीक करिए, नहीं तो हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। सो दिस इज द वर्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हु इज सपोज टू रिपोर्ट बैक टू होम? कॉमटेक 24 में मान लीजिए कोई चेन्नई का केरला पब्लिक स्कूल आ गया, केपीएस। अब केरला पब्लिक स्कूल के सो कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स को प्रॉब्लम है कि उनका जो सॉन्ग है वो गूगल ड्राइव पे है। अब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम पेन ड्राइव नहीं लाए, गूगल ड्राइव से हमारा सॉन्ग डाउनलोड कर लिया जाए।
अब आप कैसे डाउनलोड करेंगे? आपको तो जिम्मेदारी दी गई थी पेन ड्राइव लेकर सो कॉल्ड म्यूजिक डिपार्टमेंट को पकड़ाने की, वो इवेंट से पहले उसको कॉपी करके बाद में प्ले कर देंगे जब इवेंट होगा, बट उनका सॉन्ग पेन ड्राइव पे नहीं है। तो आप किसको रिपोर्ट बैक करेंगे? टू द कंसर्न्ड टीचर हु इज द इंचार्ज विद यू, कि भाई इनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो टीचर विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग। तो दिस इज नोन एज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो फर्स्ट स्टेप इज कितने तरह के हमको डिविजन्स चाहिए। सेकेंड स्टेप उन डिविजन्स का क्रिएशन करना, जिसे क्या बोलते हैं हम? डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर वहां पे कितने कितने लोग किस किस डिपार्टमेंट में होंगे एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे आर सपोज टू डू। ये काम किसका होगा? किस स्टेप का होगा? मतलब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फिर आपने क्या काम किया, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको किसको रिपोर्ट बैक करना है, दैट इज नोन एज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सपोज यू आर अ बिजनेसमैन, आपने सेल्समैन को भेज दिया कि दिन भर जाओ सामान बेच के आओ, पुराना पैसा कलेक्ट करके आओ, नया ऑर्डर लेके आओ। इवनिंग 7:30 सेल्समैन के रिपोर्टिंग करने का टाइम है। तो सेल्समैन सारे दिन का काम निपटा के शाम को 7:30 बजे ऑफिस आएगा एंड दे विल टेल गुप्ता एंटरप्राइजेस, शुक्ला एंटरप्राइजेस, शर्मा एंटरप्राइजेस, मिश्रा एंटरप्राइजेस, मल्होत्रा एंटरप्राइजेस, फलाना एंटरप्राइजेस, झिमकाना एंटरप्राइजेस, इन्होंने ये सामान खरीदा, इतना पुराना पैसा दिया, इतना नया ऑर्डर दिया, कल इनको ये डिस्पैच होना है। तो सेल्समैन सारी बातें ऑफिस में आके बताएगा। दैट इज नोन एज व्हाट? चुगली करना। चुगली नहीं कर रहा, सो कॉल्ड वो रिपोर्ट कर रहा है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? याद है आपको मैंने प्लानिंग पढ़ते टाइम कुछ सिखाया था आपको, पॉट स्क्रॉप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, याद आया? उसमें एक रिपोर्टिंग वाला पॉइंट था ना, तो वो रिपोर्टिंग वाला पॉइंट यहाँ पे ही काम आता है बेसिकली। फाइन, सो प्लीज कॉपी दीज स्टेप्स क्विकली चिल्ड्रन। सो लेट्स कंटिन्यू एंड अंडरस्टैंड ऑल दी स्टेप्स। तो सबसे पहला काम है कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसको किसको क्या क्या काम करना है। So one individual can do all the activities in a business, children, or we need a group of people? Simple as that. We need to have a group of people. और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का काम करेंगे। अभी मैंने आपको बताया some will be doing activities concerning sales, तो उनको सेल्स डिपार्टमेंट में गुजर दिया जाएगा। some will be doing activities related to purchase, तो वो परचेज डिपार्टमेंट में चले गए। some will be doing activities of production, तो वो कहाँ चले गए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। समझ में आ गया? सो सारा का सारा काम सब लोग करेंगे मिलके, तो बर्डन एक के ऊपर नहीं आएगा, रादर डिवाइड हो जाएगा। सो रिप्रेजेंटेटिवनेस ब्रिंग्स अ स्पेशलाइजेशन। वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी विल मेक द पर्सन डू दैट वर्क। एक वो मूवी आपने देखी थी शाहिद कपूर की, चुपके चुपके, मरे हुए जीतू, याद आया होगा मरा हुआ जीतू वहां पे उस मूवी में। तो उसमें एक राजपाल यादव भी होता है ना, वो कह रहा है मेरे को कपड़ा धोना आता है, मैं बहुत बढ़िया धो दूंगा। तो हम पूरी सेल्स की नहीं, कपड़े महंगे हैं, खराब हो जाएंगे, तुम जूते ही पॉलिश करोगे। तो वहां पे भी क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, जो इंसान जिस काम के लायक है उसको वो काम दे दिया जाएगा। फाइन, तो झटपट इसको कॉपी कर लीजिए। मीनिंग समझ में आ गया सबको? इसका मीनिंग समझ में आ गया? पक्का? तो लाइक मेरा काम है इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ। वेंडर का काम है जेरोक्स करने का, वो जेरोक्स करने का काम कर रहा है। क्या मैं सारे काम कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। सो whosoever is assigned for whatsoever type of work, they will be taking care of that only. चार्ट की दुकान is the best area to understand organizing. जो टिक्की वाले तवे पे टिक्की तल रहा है चिल्ड्रन, उसका काम टिक्की तलने का ही है बस, उसका और कोई काम नहीं है। उसका एक असिस्टेंट है, क्योंकि भाई चाट की दुकान में बहुत भीड़ रहती है ना, तो असिस्टेंट का काम है तवे से टिक्की पत्ते में उतारना। लोगों को मुंह पानी आ गया होगा टिक्की खाने के लिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा मटर डाल देना, पता नहीं कितने दिन का बासी मटर है। फिर थोड़ी मीठी चटनी, हरी चटनी, खट्टी चटनी, कड़वी चटनी वगैरह वगैरह चटनी डाल देना और आपको पकड़ा देना। अब उस चाट की दुकान पे कुछ लोग सिर्फ चाट पैक कराने आते हैं, वहां पे खड़े होकर नहीं खाते। तो अब यहाँ पे ये जो टिक्की लोगों को सर्व कर रहा है दुकान पे, अगर इसको पैकिंग का भी काम दे दिया जाए तो ओवरबर्डन हो जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड याद है आपको? तो इसके पास मल्टीपल एरियाज ऑफ जॉब आ जाएगा, तो ये काम ठीक से नहीं कर पाएगा। पता लगा टिक्की की जगह दही बड़ा दे दिया, दही बड़ा की जगह टिक्की दे दी, तो पैकिंग डिपार्टमेंट हमने एकदम अलग कर दिया। दीज डेज वी मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, रेस्टोरेंट जो होते हैं वहां पे जोमेटो और स्विगी वाले भी खाना लेने आते हैं। तो काफी रेस्टोरेंट वालों ने स्विगी और जोमेटो की एक सर्विस विंडो बना दी अलग से, कि उस पर्टिकुलर काउंटर से सिर्फ जोमेटो और स्विगी का ही पार्सल मिलेगा, दूसरे कस्टमर्स को डिलीवरी नहीं होगी। तो इट इज अगेन कॉल्ड एज चिल्ड्रन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ओनली। समझ में आई बात? बात समझ में आ गई कि नहीं? पक्का? आप अगर एप्पल के बीकेसी शोरूम में जाएं या साकेत दिल्ली में जाएं,
तो आपको वहां पे एक्सेसरीज का एक अलग काउंटर मिलेगा, आईफोन्स का अलग काउंटर मिलेगा, मैकबुक का अलग काउंटर मिलेगा, आईपैड का अलग काउंटर मिलेगा। तो क्या किया जा रहा है? ऑर्गेनाइजिंग ही किया जा रहा है। वहां पे जो सेल्समैन होते हैं उन सबको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी गई है। एक्सेसरीज काउंटर का अगर सेल्समैन है तो उसको हम बिल्कुल ऐसी ट्रेनिंग नहीं देंगे कि मैकबुक के फीचर्स क्या है, बिकॉज एक्सेसरीज लेने वाला मैकबुक के फीचर्स पूछने नहीं आएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल नीड टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन स्किल्स बेसिकली। समझ में आई बातें? पक्का लिख दिया सबने? सो पीपल अंडरस्टूड कि भाई एक काम को ढेर सारे लोग मिलके करेंगे और अलग अलग पार्ट्स में वो काम होगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में क्या होता है बच्चों? लेबर जो एकदम लो लेवल वर्कर होता है उसका काम होता है सीमेंट लेके आना, बालू लेके आना, दोनों को मिक्स करके वो गड्ढा टाइप एक क्रिएट करते हैं, फिर बीच में पानी डालते हैं और उसको कॉन्क्रीट मिक्सचर की तरह मिला देते हैं। तो ये काम मेसन वर्कर का है। फिर जो मिस्त्री होता है उसको तसले में वो सीमेंट वगैरह दिया जाता है, वो प्लास्टर का काम करता है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? जो कॉन्ट्रैक्टर का वो देखेगा दिन भर में कितना काम हुआ, शाम को अकॉर्डिंगली पेमेंट कर देगा, अगर पीस वेज सिस्टम से पेमेंट हो रहा है तो। इंजीनियर विल टेल कि भाई किस कॉन्फ़िगरेशन का सरिया कहां पे लगना है, किस कॉन्फ़िगरेशन का सो कॉल्ड सेटअप होना है, एंड अकॉर्डिंगली आप काम करिए। तो हर इंसान का काम अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड और अलग अलग है। समझ में आ गई बात? पक्का? व्हेन यू गो टू शॉपिंग मॉल सेल्समैन आर देयर। कपड़े की दुकान पे मान लीजिए आप चले गए, मैक्स के शोरूम में चले गए, तो वहां पे आपको कपड़े से रिलेटेड कोई असिस्टेंस चाहिए तो फ्लोर पे लोग होते हैं जो आपको बताएंगे। क्या बिलिंग डिपार्टमेंट वाला आपके पास आएगा आपको बताने के लिए कि आपकी पसंद का, आपके साइज का कपड़ा जो आप चाह रहे हो वो यहाँ मिलेगा? नो, बिलिंग डिपार्टमेंट का काम बिलिंग काउंटर पे ही है और वो दाएं बाएं कहीं पे भी नहीं घूमेंगे। सपोज आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, घर आके पता लगा रही तो गलत प्रोडक्ट आ गया, या प्राइस में कोई गड़बड़ी हो गई, प्राइस 2 बार बिल में चार्ज हो गई, हो जाती है प्रॉब्लम। तो क्या आप वापस जाके गार्ड को कंप्लेन करेंगे? नो, आप गार्ड को कंप्लेन नहीं करेंगे। आप गार्ड को बोलेंगे कि भाई इसका प्राइस ज्यादा लग गया है या हमको रिटर्न करना है, तो आपकी एक रिटर्न स्लिप बनाएगा वो। रिटर्न स्लिप को फिर आपको कैश काउंटर पे जाके नहीं दिखाना, एक रिटर्न डिपार्टमेंट अलग बना है। आप वहां जाएंगे, वहां पे आपकी कंप्लेन नोट की जाएगी, वहां पे फर्ज आगे की फर्दर कागज पत्री बनाई जाएगी आपकी, और तब आपको बोला जाएगा अब आप जाके अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर लीजिए। तो वी हैव डिफरेंट पीपल एट द फ्लोर टू मैनेज द स्टोर, वी हैव डिफरेंट पीपल एट द बिलिंग काउंटर, we have different people to manage the returns, we have different people to so called security check of the visitors which are coming in the shop and going out from the shopping area. तो अलग अलग काम अलग अलग तरह के लोग करेंगे। सिमिलरली एक डॉक्टर के केस में, एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर क्या बोलता है नर्स को, मैं व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा हूं, तुम इसको ऑपरेट कर दो, वैसे ही मरने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। कैसा होता है? नो। तो नर्स का काम है सिर्फ डॉक्टर को असिस्ट करना, कौन सा हथियार कब चाहिए, कब चाकू चाहिए, कब छुरी चाहिए, मतलब सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी आप बोल सकते हैं इनको। ओके, उसके बाद डॉक्टर का काम है चीर फाड़ लगाने का। अब डॉक्टर भी अलग अलग लेवल के हैं, जो बहुत ही सुपर स्पेशलाइज डॉक्टर है न्यूरो सर्जरी, हार्ट सर्जरी के लिए वगैरह वगैरह, तो उसका काम चीर फाड़ का नहीं है, वो नॉर्मल डॉक्टर चीर फाड़ कर देगा। दूसरा वाला वहां पे वो रुई वगैरह लगाया, ज्यादा खून बाहर ना निकल जाए, ये क्या स्ट्रॉ लगा के शक्कर लेंगे, पी लेंगे, अरे बाहर पी रहा उसको, थोड़ी चीनी मिला लो, थोड़ा खट्टा खट्टा टाइप का है, ऐसा तो नहीं होगा। दूसरा डॉक्टर आएगा जिसको हार्ट किया सर्जरी करनी किसी भी एरिया की, तो वो उसकी सर्जरी ऑपरेट करेगा। तो ये सुपर स्पेशलाइज डॉक्टर था, इसने अपना काम कर दिया। अब उसके बाद जो बॉडी का हिस्सा काटा पीटा गया था उसको सिलने का भी तो काम होगा। तो क्या पप्पू टेलर को बुलाना है? पप्पू टेलर कहेगा मेरी वॉशिंग मशीन, अरे मतलब स्विंग मशीन आज काम नहीं कर रही है। तो पप्पू टेलर का ये काम नहीं है, ये भी डॉक्टर का ही काम है। तो अगर बहुत ही स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, लेटर से वो मेदांता और अपोलो वगैरह, वो हॉस्पिटल कम लगते हैं देखने में, होटल ज्यादा लगते हैं। तो सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ने सर्जरी कर दी, उसने अपना काम कर दिया। जो सेमी स्पेशलाइज्ड है अब वो पप्पू टेलर वाला काम करेगा और वो स्टिचिंग करेगा। क्या स्टेपलर लगा देंगे, जल्दी हो जाएगा काम। अंडरस्टूड एवरीबडी? अंडरस्टूड एवरीबडी? तो इन सब चीजों को हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। हलवाई की दुकान का एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल अलग अलग इसलिए दे रहा हूं साबित करने के लिए कि ऑर्गेनाइजिंग भी ऑल परवेसिव चलता है, यूनिवर्सल चलता है। हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑर्गेनाइजिंग जैसी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो अब हलवाई की दुकान पे जो समोसा तल रहा है वो पैसे लेके पैकिंग नहीं करेगा, उसका काम सिर्फ समोसा तलने का है। समझ में आ गया? दूसरा पर्सन पैसे लेके आपको स्लिप दे देगा, फिर आप स्लिप लेके समोसे वाले के पास जाएंगे, उसको स्लिप दिखाएंगे, भाई मेरे 10 समोसे 100 रुपए के हो गए, वो आपको 10 समोसे पैक करके दे देगा, बट उसका काम पैसा लेने का नहीं है। अंडरस्टूड दिस और नॉट? चलिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट तो खोल दिए, बट हर डिपार्टमेंट में सो कॉल्ड वील सी टू इट कि कितने लोगों को रिक्रूट करना है। ये स्टाफिंग का प्रिंसिपल अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे बेसिकली।
अब एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के लिए हमको कंटेंट राइटर चाहिए, क्या एडवर्टाइजमेंट में होगा, तो पहले कंटेंट राइट किया जाएगा। फिर उसके बाद हमको प्रिंटिंग का डिपार्टमेंट चाहिए, मतलब प्रिंटिंग के लोग चाहिए। देयर आफ्टर वील सी टू इट कि भाई बाजार जाके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा, हम एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग कब कराएंगे, खोपड़े में बात जा रही है। तो ये सारे काम मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एडवर्टाइजमेंट भी आएगा, सेल्स प्रमोशन भी आएगा, एज वेल एज पर्सनल सेलिंग भी आएगा। पीपल मे बी कंफ्यूज्ड विद सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग इज बेसिकली चिल्ड्रन सेल्समैनशिप। सर ये क्या होता है? Many a times people must have observed in shopping malls, कुछ आपको लोग मिल जाते हैं, पैम्पलेट देते हैं, सर ये हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, सर हम इस टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से आए हैं, लकी ड्रॉ में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्या? सर हम महिंद्रा क्लब हॉलीडेज की तरफ से आए, क्लब महिंद्रा की तरफ से आपको 4 नाइट 5 डेज का पैकेज फ्री में दिया जाएगा। फ्री में जहर नहीं मिलता है, पैकेज कहाँ से दे देंगे? तो ये सिर्फ आपको अपने ऑफिस तक पकड़ के ले जाते हैं, वहां पे आपको कुछ अंकल आंटी मिलेंगे पागल बनाने वाले, और वो आपको समझा फिरा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कुछ कहेंगे हमारी तो समझ में कुछ आएगा नहीं, चलो चलते हैं, क्यों हमें क्लास में ना समझ में आया कुछ तो यहाँ क्या समझ में आएगा, हम बुद्धिस्ट पैदल हैं। तो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल्समैनशिप। बट जो आपको कूपन्स मिलते हैं प्रोडक्ट के साथ, डिस्काउंट वाउचर्स मिलते हैं, व्हाट इट क्लियर, समर सीजन सेल का आपको डिस्काउंट नजर आ रहा है, दिस इज ऑल कॉल्ड एज। तो सेल्स प्रमोशन में और पर्सनल सेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेल्स प्रमोशन में ह्यूमन इंटरवेंशन का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, व्हाट इट क्लियर। बट व्हेन यू लिटरली सी अ पर्सन हु इज देयर टू अग्रेसिवली इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट टू यू, जो आपको प्रोडक्ट की खासियत ना चाहते हुए भी बताया जा रहा है, पटर पटर किए जा रहा है, ह्यूमन एफर्ट है उस पर, तो वी कॉल इट एज व्हाट? सेल्समैनशिप। समझ में आ गया? तो यू वेंट टू द शोरूम ऑफ मैक्स, जहां कपड़ा पड़ा नहीं बिकता है, वहां पे आपको नजर आया 20% समर सीजन डिस्काउंट, एक खरीदिए 2 फ्री मिलेगा साथ में। कोई इंसान नहीं है बोलने वाला, बस ऐसे स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं, पैम्पलेट्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हैं स्टोर के अंदर। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमेशा इम्पर्सनल होता है। व्हाट? मैं एक वर्ड और लिख रहा हूं, तो आप मेरे को बता देंगे कि दोनों में फर्क क्या है। व्हाट्स द वर्ड चिल्ड्रन? पब्लिसिटी। ध्यान से सुनिएगा। आई वेंट टू मैकडॉनल्ड्स, और मैंने आपको बोला वहां पे एक इडली बर्गर आया, बहुत बढ़िया, खा गया ना, साउथ इंडियन इडली बर्गर। क्या मैकडॉनल्ड मेरे को पैसा देगा बोलने का? नो, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? पब्लिसिटी। अनपेड फॉर्म है, इट इज अनपेड। बट अगर मैकडॉनल्ड्स न्यूज के बीच में, यूट्यूब चैनल के बीच में किसी को एक छोटा सा वीडियो चलाने को बोलता है, और उसके मैकडॉनल्ड को पैसे देने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को, गुड्स को प्रमोट करने के लिए, ये पेड फॉर्म हो गया। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिंपल। तो इम्पर्सनल होना चाहिए, इंसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों सर? अमिताभ बच्चन जी तो आते हैं मुथूट फाइनेंस के ऐड में, अमिताभ बच्चन जी मुथूट फाइनेंस के ऐड में आते हैं, आपके घर में नहीं आते वो, तो वो तो शूट हो गया एक। सर क्या गोली मार दी उनको? अरे मतलब एक वीडियो क्लिप शूट की गई और चला दी गई चैनल पे, तो इम्पर्सनल हो गया। व्हाट? इम्पर्सनल। वो आपके घर नहीं आए हैं ऐसे हाथ में पीछे छुपा के, ये लीजिए मुथूट फाइनेंस की तरफ से आपको दिया जा रहा है गिफ्ट। सेल्समैन जैसे घर में आता है ना, तो दिन में 3 बजे जब आप सोते रहते हो और मनहूस सेल्समैन चला आता है, तो वो पर्सनल है और पेड है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सेल्समैनशिप। और अगर न्यूज़पेपर में आपने मुथूट फाइनेंस का ऐड देखा, कल्याण ज्वेलर्स का ऐड आपने रेडियो में सुन लिया, टेलीविजन सेट पे देख लिया, यूट्यूब चैनल पे देख लिया, इट इज पेड बट इम्पर्सनल। तो पेड और इम्पर्सनल है तो क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट। पेड एंड पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों चीजें ही इज अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। बट सेल्स प्रमोशन में इसके अलावा ही बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। आपने प्रोडक्ट खरीदा, लेटेस्ट से पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट, जैसे ही आपने डिब्बा खोला, अंदर आपको 20 रुपीज का कूपन नजर आ गया, नेक्स्ट परचेज पे आप 20 रुपीज लेस करवा लीजिएगा। इट इज नॉट एडवर्टाइजमेंट, इट इज नॉट सेल्समैनशिप, इट इज रिबेट एंड डिस्काउंट, इट इज। तो सेल्स प्रमोशन के बहुत ढेर सारे अलग अलग तरीके होते हैं। वन वे कुड बी पर्सनल सेलिंग, वन वे कुड बी advertisement, other way could be coupon discount, other way could be let us say cash discount, other way could be promotional voucher, other way could be cashback refund। ये सारी चीजें सेल्स प्रमोशन के अंदर आएंगी। बट आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स मैंने ठीक तरीके से समझा दिए। सर बाकी क्यों नहीं बताएंगे? मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये सारी हरकतें किसकी हैं? मार्केटिंग की। एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो थिंग्स वुड बी सुपर मच क्लियर।
एक और डिपार्टमेंट हमारे बिजनेस में है, टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फाइनेंस डिपार्टमेंट। इनका क्या काम होगा? इनके भी ढेर सारे काम होंगे। मैं कुछ एक्टिविटीज यहां लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इनका काम होगा बजट बनाने का, कितना खर्चा होगा और कितना रेवेन्यू आएगा। फिर ये लोग सो कॉल्ड कॉस्ट का इवैल्यूएशन करेंगे, कैलकुलेशन एस्टिमेशन ये नहीं करेंगे, वो काम फैक्ट्री में कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है। किसका काम है? कॉस्ट अकाउंटेंट। वो अपनी रिपोर्ट इनको देगा, ये इवैल्यूएट करेंगे कि ये रिपोर्ट के हिसाब से हमें इतना पैसा इनको कब कहां कितने टाइम पे देना है, हम इनको ये पैसा दे भी पाएंगे या नहीं। देयर आफ्टर दे हैव द ड्यूटी ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। ये क्या होता है सर? फैक्ट्री में रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। पैसे आएंगे कहां से? शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, बैंक से लोन लेकर, कोई रिजर्व पुराना पड़ा है तो उसमें से निकाल लिया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोक्योरमेंट, मतलब एक्विजिशन, कहां से पैसा आएगा। देयर आफ्टर जरूरत के अकॉर्डिंगली सैलरीज देने के लिए, मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करने के लिए, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एज एलोकेशन ऑफ फंड्स। और उसके बाद ये सो कॉल्ड चुगली करेंगे, मतलब रिपोर्टिंग करेंगे। तो सारा का सारा काम किसका है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का। और जनरली हर कंपनी का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना चिल्ड्रन, मेजॉरिटी केसेस में इट इज हेडेड बाय सीए। ऐसा नहीं कि एमबीए फाइनेंस खाली बैठ रहता है, बट सीए को रखने से बहुत फायदे होते हैं। कुछ गड़बड़ होगा ना लीगली, तो सीए हैंडल कर लेगा। एमबीए वाला उतने कायदे से हैंडल नहीं कर पाए, कर लेगा बट उतने कायदे से नहीं कर पाए। क्यों? उसके पास टैक्सेशन या लॉ का उतना ज्यादा ज्ञान नहीं होता जितना सीए के पास होता है। व्हाट इट क्लियर? तो हम एक सीए रख देंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और 2-3 बढ़िया आईएम के या हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के एमबीए रख देंगे। एमबीएस भी सीए के साथ काम करते करते 5-10 साल में सीख गए, तो वो एमबीएस भी अब सीनियर हो गए। तो अब हमने एक नया बिजनेस सेटअप किया, हमने अपने बिजनेस की एक नई ब्रांच खोली, तो वहां उस पुराने एमबीए को, जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे, क्योंकि उसको भी अब लॉ की जानकारी, टैक्स की जानकारी सीए के साथ रहते थे काफी हो चुकी है। लॉजिक समझ में आ गया? सर बीकॉम वाले को ले लेंगे? हाँ उसको लेंगे, उसको इसमें लेंगे। कहाँ गया ये? जाओ तुम झोला लेके जाओ और तेल बेचो दिन में। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। तो अमिताभ बच्चन जी को आपने मुथूट फाइनेंस के एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा ना, न्यूज़पेपर में, टीवी में, तो दैट इज एडवर्टाइजमेंट। ओके, बट आपके घर में अगर पर्सन आता है, सर जी वो मुथूट फाइनेंस की ब्रांच खुल रही है आपकी कॉलोनी में, तो अगर कुछ गोल्ड वगैरह गिरवी रख के लोन लेना हो तो जरा हमको बताइएगा, ये मेरा फोन नंबर रख लीजिए, कॉल कर लीजिएगा मेरे को। तो जब आप लोन लेने जाएंगे 1 करोड़ रुपए का या 1 लाख रुपए का, उस पर आप 10,000 रुपए साल इंटरेस्ट देंगे, तो 500 रुपए सेल्समैन को भी मिल जाएगा। तो व्हाट ही इज डूइंग? सेल्समैनशिप। एक बार लोन ले लीजिए, दूसरे लोन पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% पे लोन लेंगे, 1% का कैशबैक मिल जाएगा। रेफर करिए किसी को, 100 रुपए कैशबैक मिल जाएगा। ये सारी की सारी टेक्निक क्या है? और ये कौन करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। समझ में आ गया? फिर उसके बाद मान लीजिए बच्चों, हमारे बिजनेस में एक और डिपार्टमेंट है, टाइटल इज व्हाट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इनका क्या क्या काम होगा? अगेन बच्चों, इनके भी ढेर सारे काम हैं, मैं कुछ आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दे विल सबमिट अ requisition। क्या सबमिट करेंगे? ये क्या होता है सर? requisition फॉर रॉ मटेरियल। इतना रॉ मटेरियल की जरूरत है इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए। किसको सबमिट करेंगे? टू द परचेज डिपार्टमेंट, टू द, खरीद के तो वही लाएगा ना, तो फैक्ट्री में होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट ने इनकी रिक्वेजिशन ले ली और इनको रॉ मटेरियल दिलवा दिया। देयर आफ्टर दे विल अक्वायर रॉ मटेरियल। उसके बाद रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के हिसाब से जिस दिन कितना प्रोड्यूस करना है, ये फैक्ट्री को इशू कर देंगे। और उसके बाद जब फिनिश गुड्स आ जाएंगे तो दे विल अप्रूव कि ये बिकने के लायक हैं या नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? उसके बाद ये फर्दर आगे काम और भी करते जाएंगे। तो रिक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, उसका एक्विजिशन, इशू करना, अप्रूवल करना, प्रोडक्ट बेचने लायक है कि नहीं फिनिश प्रोडक्ट, ये काम किसका है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो इस सारी हरकतों को क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग में? स्टेप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे आपके स्कूल में एक टाइम टेबल डिपार्टमेंट होगा, एक एग्जाम डिपार्टमेंट होगा, तो हर डिपार्टमेंट के अपने अपने काम हैं।
एग्जाम डिपार्टमेंट का काम है एग्जाम के कुछ दिन पहले टीचर से क्वेश्चन पेपर मांगना, उसके बाद टाइम टेबल बना के बच्चों को देना, फिर क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग कराना, डे ऑफ एग्जाम पे उसको डिस्पैच करना, क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर कॉपीज वापस देना, फिर कॉपीज टीचर को इशू करना, कौन टीचर कितनी कॉपी चेक करेगा, फिर कॉपी चेक करने के बाद चेक करना कि कॉपी चेक होकर बच्चों को दिखा दी गई कि नहीं, फिर रिजल्ट के प्रिपरेशन का काम होगा। ये सारा काम कौन मैनेज करता है आपके स्कूल में? वन एंड ओनली एग्जाम डिपार्टमेंट। उसमें कौन कौन सा इंसान क्या क्या काम करेगा? इट इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। समझ में आ गई पूरी हरकत है? पक्का? तो कुछ एग्जांपल्स नोट करिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे, मान लीजिए आपको 4 नंबर का आंसर डिपार्टमेंटलाइजेशन के ऊपर आया, सिर्फ इतना लिखने में 1 या 2 नंबर से ऊपर आपको नहीं मिलेगा, तो आपको अपने एग्जाम्पल्स इस तरह के वहां पे लिख के आने पड़ेंगे, तो टीचर विल अंडरस्टैंड कि आप पढ़ के आए हैं। और जब आप इन एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तब जाके केस स्टडी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको मान लीजिए पूछा गया 1 मार्क का एमसीक्यू, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स एलोकेशन इज द वर्क ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये स्टेटमेंट है। दिस स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज कॉल्ड एज, पहला वाला कौन सा था? डिविजन ऑफ वर्क। दूसरा कौन सा है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और चौथा है चुगली मतलब रिपोर्टिंग एंड फॉलो अप। इज व्हाट? तो आपको टिक करना पड़ेगा, इट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो एमसीक्यू में निपट जाएंगे। कॉपी फास्ट। तो सबको समझ में आ गया बच्चों? आपके घर में भी डिपार्टमेंटलाइजेशन चलता है। भाई जो बर्तन मांजने वाली हो बर्तन का काम देखेगी, जो झाड़ू पोछे वाली हो सिर्फ झाड़ू। सर वाली क्या है? सर हम ही काम का, हम ही करना पड़ता है पूरा काम सर, हम ही वन मैन जो है सर। सुपर डिपार्टमेंटलाइजेशन। चलिए, सो कैन बी क्रिएटेड टेरिटरीज, क्रिएट करती बिजनेस बहुत बड़ा हो गया भाई। नॉर्थ टेरिटरी पांडे जी देखेंगे, साउथ टेरिटरी जायसवाल साहब देखेंगे, वेस्ट की टेरिटरी मिश्रा बंधु देखेंगे। समझ में आ गया? और ईस्ट कौन देखेगा? सिंह साहब देखेंगे। बिजनेस बहुत बड़ा है तो टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। समझ में आ गया? देयर आफ्टर हमने सो कॉल्ड अलग अलग तरीके के बिजनेसेस चालू किए हुए हैं। आपने जूडियो का नाम सुना है बच्चों? वेस्ट साइड का नाम सुना है? नहीं सुना? ये जूडियो और वेस्ट साइड क्या है? सर जूडियो तो लग रहा है स्टूडियो में अंदर लोग जू खोल लिए, तो स्टूडियो बन गया जूडियो। वेस्ट साइड, सर वेस्ट में कुछ साइड होगा सर। व्हाट इज दिस वेस्ट साइड एंड जूडियो चिल्ड्रन? ये बेसिकली टाटा का कपड़े का दुकान है। जूडियो थोड़ा सस्ता और घटिया मेरे वाला ब्रांड है, और वेस्ट साइड महंगा और बढ़िया आप वाला ब्रांड है। उसके बाद आपने वोल्टास का नाम सुना है बच्चों? वोल्टास के एसी में क्या लिखा होता है साइड में? अ टाटा प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो ये टाटा का ही बिजनेस है। अभी वोल्टास वालों का एक कोलैबोरेशन हुआ है फॉरेन कंपनी के साथ जिनका नाम है बीको। फेको नहीं, बीको। ओके। उसके बाद आपने सो कॉल्ड ताज होटल का नाम सुना है? ताजमहल होटल, दिल्ली में, मुंबई में, उदयपुर में, जयपुर में, बहुत जगह पे इंडिया में। तो ये भी किसका है? ताज ग्रुप का ही है। उसके बाद आपने टाटा टी, टाटा अग्नि, टाटा टेटली, केतली का भाई टेटली है, तो टाटा टेटली का भी नाम सुना होगा। ये इनका चाय का धंधा पानी है। उसके बाद आपने क्रोमा स्टोर का नाम सुना है? क्रोमा ये भी किसका है? टाटा का स्टोर है। जैसे रिलायंस डिजिटल है ना, वैसे ही व्हाट इट, बड़े कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होते हैं इनके। तो अभी ये स्टोर्स यूपी में बहुत कम है या नहीं है शायद, महाराष्ट्र में तो मैंने देखा होगा इनके स्टोर्स को, तो शायद यूपी में भी नहीं आया ये। तो टाटा कपड़े का भी बिजनेस करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डील करता है, हॉस्पिटैलिटी में भी है, चाय पत्ती में भी है, और डिजिटल अप्लायंसेस में भी है। तो इन्होंने मिस्टर एक्स को यहाँ का एमडी बनाया, मिस्टर वाई को यहाँ का, मिस्टर जेड को यहाँ का, बबलू का जो भाई था ना छोटा वाला डब्लू, उसको यहाँ का, और मिस्टर ए को यहाँ का एमडी बनाया। तो व्हाट दे डिड चिल्ड्रन? दे डिड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब दो बातों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये बातें बड़ी कंफ्यूज करेंगी। आपको मिलेगा फंक्शनल, आई रिपीट क्या मिलेगा? फंक्शनल डिपार्टमेंट। अब फंक्शनल का मतलब क्या होता है? सुने आपने दो नाम? मैंने आपको बताया था शायद, याद करिए याद करिए, याद नहीं आया? बताया था भाई। जैसे हम बात करें अप्लायंस, क्लॉथ, कॉस्मेटिक्स, ये अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं, अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस। यहां पे भी प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल, परचेज होगा। यहां पे भी प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल, परचेज होगा। यहां पे भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, परचेज सब होगा। तो ये रिपीट हो रहा है,
यस और नो चिल्ड्रन? बट ये सब अलग अलग है। तो एक फंक्शनल बताया था, दूसरा याद करिए क्या था? नहीं, डिपार्टमेंट तो है ही है। एक फंक्शनल था, एक और था, याद करिए याद करिए। याद आ रहा? बताया गया भाई, बताया गया, बताया गया, बताइए बताइए बताइए। अच्छा चलिए, थोड़ी देर में याद आ जाएगा, नॉट टू वरी एट ऑल, नॉट टू वरी। तो बिजनेस हमारा जितना बड़ा होगा बच्चों, डिपार्टमेंटलाइजेशन उतना बड़ा होगा। बिजनेस जितना छोटा होगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन उतना कम होगा। तो आपको चाय की दुकान, पप्पू हलवाई की चाय की दुकान जो नुक्कड़ पे है घर के कोने में, उस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन का लेवल स्मॉल होगा। बट कैफे कॉफी डे में डिपार्टमेंटलाइजेशन का लेवल बहुत बड़ा होगा। एमबीए चाय वाला में डिपार्टमेंटलाइजेशन का लेवल बहुत बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं? छोटी सी चाय की दुकान है, दो लोग मिलकर पूरा मैनेज कर रहे हैं। एक छोटा राजू लड़का रख लिया, गमछा लगाया हुआ है, आ गया ना दिमाग में, और वो टेबल पे अलग अलग जाके चाय रख रहा है। लोग पढ़ लेने तो वही राजू चाय वाली दुकान में नौकरी मिलेगी। ओके। और कुछ उस दुकान पे एक और आदमी होगा जो चाय बनाएगा, वही मठरी भी तल देगा थोड़ी सी, वही आपसे पैसे भी ले लेगा, वही केटल में चाय डाल के दे देगा। और वो 4 कटोरी वाला ला के, मतलब जिसमें केज बना होता है ना तार का, वो 4 ग्लास उसमें चाय के रख के आप बोलेगा 1 कट चाय लेके आओ वगैरह वगैरह। चाय लाओ मलाई मार के, थप्पड़ मार के। चलिए, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, कौन कौन क्या क्या काम करेगा, ये चीज तो आपके स्कूल के क्लासरूम में भी चलती होगी। किसी को सबसे बड़ा हेड चुगलखोर बनाया गया क्लास का। ये कौन होता है हेड चुगलखोर? मॉनिटर। किसी को बना दिया गया स्मार्ट बोर्ड इंचार्ज। उसका काम होगा कि टीचर के आने से पहले स्मार्ट बोर्ड को ऑन करके पेन वगैरह अरेंज कर दे। चौक डस्टर इंचार्ज जब खत्म हो गए। फिर एक होगा लंच ब्रेक ड्यूटी इंचार्ज, जो ये देखेगा कि लोग लंच ब्रेक के अंदर, क्लास के अंदर ही खाना ना खाएं। क्योंकि अगर क्लास के अंदर ही खाना खाने की आदत पड़ेगी, टॉयलेट भी एक दिन क्लास के अंदर ही करने की आदत पड़ जाएगी उनकी। तो भाई ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद एक होगा डोर क्लोजर इंचार्ज। भाई जब क्लास खत्म हो जाए, स्कूल एंड हो जाए, तो उसका काम होगा दरवाजे पे ताला लगा के ऑफिस में कीज को सबमिट करना। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? फिर क्लास में जब कोई नहीं है, लोग अपने प्रैक्टिकल लैब के लिए या गेम्स के लिए गए, तो लाइट पंखा सब कुछ चला हुआ छोड़ दें। बहुत पैसा ले रहा है स्कूल, सब पैसा बर्बाद करेंगे हम, नो नो नो, सबको बंद करे। तो लाइट एंड फैन इंचार्ज बन गया, स्मार्ट बोर्ड इंचार्ज बन गया, हेड चुगलखोर मॉनिटर बन गया। तो ये क्या हो रहा है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो रही है। समझ में आया? तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके के लोगों को आप हायर करते हैं। तो समबडी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या हम उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम उसको फाइनेंस का हेड बनाएंगे। बट अगर कोई एमबीए ह्यूमन रिसोर्स से करके आया, एमबीए में स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे डॉक्टरी में स्पेशलाइजेशन होता है ना, हार्ट सर्जरी, आई सर्जरी, गॉट इट क्लियर? बैकबोन सर्जरी, बैकबोन सर्जरी नहीं होता है, ये हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कबड्डी। ऑर्थोपेडिक, ऑर्थो तो क्रीम आती है, बस वही रट लिया था ऑर्थो। तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, ये हड्डी कबड्डी काम करता है पूरा। समझ में आ गया? उसका दिमाग वाला डॉक्टर होता है, उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं बेसिकली। खोपड़े में बात गई। जैसे मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन होता है, वैसे एमबीए में स्पेशलाइजेशन होता है। भाई आप मार्केटिंग में स्पेशलाइज कर सकते हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कर सकते हैं। तो अगर आपने एमबीए ह्यूमन रिसोर्स किया है, तो आपको स्टाफिंग डिपार्टमेंट में नौकरी मिल सकती है। आपने एमबीए इन मार्केटिंग किया हुआ है, तो आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नौकरी मिलेगी। आपने एमबीए फाइनेंस किया, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाएगी। तो जिस पर्सन के अंदर जिस तरह की रिक्वायर्ड रिक्विजिट स्किल होगी, हम उसको उस तरह के डिपार्टमेंट में पुट इन कर देंगे। समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू एज, एक्सपीरियंस, क्या आपने एजुकेशन ली और क्या आपके पास स्किल है। समझे बात को? तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज को झटपट अपडेट कर लें अपनी ड्यूटी समझ के। So people understood what is the meaning of assigning of duties? Establishing reporting relationship, हिंदी भाषा में चुगली करना, चुगली करना नहीं होता एक्चुअली। ये जिसने जितना काम किया, वो अपने नेक्स्ट लेवल सुपीरियर को रिपोर्ट बैक करेगा, व्हाट आई वाज सपोज टू डू एंड व्हाट आई हैव डन। ज्यादा काम किया, बढ़िया काम किया तो रेम्यूनरेशन मिलेगा। सही काम नहीं किया तो क्या नौकरी से लात मार के बाहर निकाल देंगे? नो नो नो, उसको रिक्विजिट स्किल दी जाएगी ताकि वो अपने आप को इंप्रूव करे। सो हु विल वर्क अंडर हुम एंड हु विल गेट ऑर्डर फ्रॉम हुम। ध्यान से सुनिएगा, आपको फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स याद होंगे चिल्ड्रन। हु विल गेट ऑर्डर फ्रॉम हुम एंड हु विल वर्क अंडर हुम। तो सो कॉल्ड, ये यहाँ पे आपको एक प्रिंसिपल याद आ रहा होगा, व्हाट चिल्ड्रन? यहाँ पे दोनों बातें आ गई, यूनिटी ऑफ कमांड भी आ गया एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी आ गया। कैसे सर? भाई आपको क्या काम करना है, ये आपके हेड आपको बताएंगे। अगर आप सुपीरियर के नीचे काम कर रहे हैं, आपको सबऑर्डिनेट बोला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट?
यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे पढ़ा था ना आपने कि एक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक हेड से मिलना चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब एक हेड को एक प्लान पे काम करने दो। अगर आप एक टीम को 4 काम बोल देंगे, वो एक भी काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो बेटर लेट वन पर्टिकुलर टीम हेडेड बाय वन पर्टिकुलर सुपीरियर शुड बी डूइंग ओनली वन पर्टिकुलर वर्क। तो मेरे को मार्केटिंग टीम का हेड बना दिया गया, तो मेरे को मार्केटिंग सेल्स प्रमोशन से मतलब है, प्रोडक्शन से मतलब नहीं है। किसी मिस्टर एक्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया, उसको प्रोडक्शन से मतलब होगा, उसको मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो वन हेड वन प्लान, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में पढ़ा था शायद हमने। और एक नौकर को एक ही पर्टिकुलर, नौकर मतलब एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर इंस्ट्रक्शन दे। अगर एक मिस्टर एक्स वाई जेड को 50 लोग इंस्ट्रक्शन देने लग जाएंगे तो वो किसी का काम भी नहीं कर पाएगा। तो इफ यू आर अ क्लर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और आपके 4 सुपीरियर्स आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या आप एक का भी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाएंगे? आप एक का भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाएंगे। वॉयलेशन ऑफ व्हाट? यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, मेरे को मार्केटिंग का भी हेड बना दिया गया, सो कॉल्ड फाइनेंस का भी हेड बना दिया गया ना, मैं फाइनेंस का काम ठीक से कर पाऊंगा ना मार्केटिंग का। तो आप देखते होंगे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, बोला जाता है ना भाई ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये सो कॉल्ड होम मिनिस्टर है, ये सो कॉल्ड मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स हैं। तो अगर एक मिनिस्टर को 4-5 डिपार्टमेंट दे दोगे, वो ठीक से काम कर पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। फेलियर ऑफ व्हाट? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो जैसे नई सरकार बनती है 5 साल के लिए, हर एमपी को तो पोर्टफोलियो नहीं मिलता ना, कुछ को मिलेगा। जितने 543 एमपीज हमारे लोकसभा में बैठते हैं, या रूलिंग पार्टी के मान लीजिए 270 एमपीज हैं, सबको कोई ना कोई पोर्टफोलियो मिलेगा? नो। बट प्रधानमंत्री के पास 10-12 पोर्टफोलियोज होते हैं। सर प्रधानमंत्री इतने केबल में 12 मैनेज कर लेंगे? उनको क्या मैनेज करना है? मैनेज तो उनके नीचे के जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो करते हैं। गॉट इट क्लियर? बट काफी एमपीज ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा भी पोर्टफोलियो होता है, कि भाई आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, आप होम मिनिस्टर भी हैं। बट जब डिपार्टमेंट का काम बड़ा क्रूशियल, क्रिटिकल, बहुत बड़ा होता है, तो हम पोर्टफोलियोज मिक्स नहीं करते। भाई हमने होम मिनिस्टर किसी और को बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर किसी और को। बट एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ सी पोर्ट्स, तो ये हो सकता है दोनों मिनिस्ट्री हम किसी एक को दे दे, जहां पे काम कम है और छोटे डिपार्टमेंट्स हैं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कंफर्म? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब हो गया वन हेड वन प्लान, और यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब हो गया एक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन एक सुपीरियर से मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये ज्यादा काम आएगा, थोड़ा कम, बट ये भी काम कैसे आएगा? आई एम द हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो मेरे को भी तो सीईओ को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई हमने मार्केटिंग में कितना पैसा लिया, कितना एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया, कितना सेल्समैनशिप में खर्च किया, कितने के रेफरल कूपन दिए गए, किस एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी एरिया ऑफ मार्केटिंग ज्यादा इफेक्टिव और कौन सा कम इफेक्टिव। तो जो ज्यादा इफेक्टिव होगा उस पर हम खर्चा ज्यादा करेंगे। तो अगर आपको सेल्स प्रमोशन करना हो और आपको पता लग रहा है इंडिया में कैशबैक फैसिलिटी से लोग बहुत सामान खरीद रहे हैं, तो आप कैशबैक पे पैसा खर्च करेंगे या सेल्समैनशिप करेंगे? कैशबैक। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? समझ में आ गया? और लोगों को धीरे धीरे लत लग जाएगी कैशबैक की, वो डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स हमारे स्टोर पे करेंगे, और एक बार उनको हमारा सामान अच्छा लगने लग गया, हम कैशबैक, डिस्काउंट, रेफरल कूपन सब कुछ बंद कर देंगे। फिर सेल डाउन होगी, फिर ये सब नाटक चालू कर देंगे हम। तो ये सब चलता रहता है। सो दिस इज कॉल्ड एज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। मेनी अ टाइम्स यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन स्कूल्स, आपको किसी टीचर ने कॉपी चेक करके दे दी, जाओ दूसरे क्लास में दे आओ, और आप वहां कॉपी देके जब वापस आते हैं, आप बताते ना कि भाई क्लास लॉक थी, बच्चे वहां थे नहीं, हमको लगा कॉपी चोरी ना हो जाए, हम वापस ले आए। तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसको हम फॉलो अप भी बोलते हैं। व्हाट? फॉलो अप भी बोलते हैं। So people understood this, creating superior subordinate relationship, who will work under whom and who will get orders from whom. तो who will get orders from whom? Obvious सी बात है, सबऑर्डिनेट को ऑर्डर मिलेगा किससे? गलत बात, उसके इमीडिएट सुपीरियर से, उसके इमीडिएट सुपीरियर से। रिलायंस जियो के स्टोर में जो सेल्समैन बैठा है मुकेश अंबानी, तो खुद फोन करेंगे, तो सुपीरियर तो मुकेश अंबानी भी हैं। तो सबऑर्डिनेट विल गेट ऑर्डर फ्रॉम इट्स इमीडिएट सुपीरियर। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? दिस इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड। थोड़ा सा और ऐड करेंगे तब बनेगा यूनिटी ऑफ कमांड। द सबऑर्डिनेट शुड गेट वन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन इमीडिएट सुपीरियर। दूसरा इंस्ट्रक्शन इसको लेना ही नहीं है, अगर ले लिया तो ये काम नहीं कर पाएगा और वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हो जाएगा। एंड वन सुपीरियर शुड बी मेड द इंचार्ज ऑफ ओनली वन प्लान, नॉट
मल्टीपल प्लान, दिस इज कॉल्ड एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब समझ में आया कैसे प्रिंसिपल्स काम करते हैं? ये हर जगह काम करेंगे, जैसे अकाउंटेंसी के गोल्डन रूल्स होते हैं ना, डेबिट द रिसीवर एंड ऑल, वैसे ही ये 14 और 4 प्रिंसिपल काम करते रहते हैं हमेशा। कॉपी फास्ट। चलिए, एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के? आपको सही काम करने वाला इंसान ही सही जगह पे रखना चाहिए, या किसी भी एरे गहरे नत्थु खैरे को रख लोगे जो सही काम करेगा, जो स्पेशलाइज्ड होगा उस फील्ड में बेसिकली। तो स्पेशलाइजेशन इज द बिगेस्ट एडवांटेज। एज आई केप्ट ऑन टेलिंग इन द प्रीवियस स्लाइड, फिर से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि बिजनेस जितना बड़ा होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन उतना ज्यादा होगा। तो बिना डिपार्टमेंटलाइजेशन, सॉरी सॉरी आई रिपीट, बिजनेस जितना बड़ा होगा ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए डिपार्टमेंटलाइजेशन उतना बड़ा होगा। तो बड़ा बिजनेस क्या बिना ऑर्गेनाइज तरीके से चल सकता है? चलो, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपने ठीक से चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं किया तो आप एडमिनिस्टर भी नहीं कर पाएंगे। इसमें बच्चों मेरे को एक लॉजिक याद आता है, जापानीज ऑफिस लेआउट का। अब आप में से काफी बच्चे होंगे जिन्होंने रिसेंटली बैंक्स विजिट किए होंगे चिल्ड्रन। एक जमाना था जब बैंक्स में क्यूबिकल्स नहीं होते थे, केबिन्स होते थे। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्यूबिकल्स नहीं होते थे, क्या होते थे? केबिन्स होते थे। और केबिन क्या होता था? पूरा बंद होता था ऊपर से लेके नीचे तक। यस और नो? कैश केबिन है तो पूरा बंद है, जाली लगी हुई है, चाहे कैश जमा करना हो चाहे कैश लेना हो। तो प्रॉब्लम क्या होती थी, जो मैनेजर होता था या असिस्टेंट मैनेजर होता था, उसको पूरा ऑफिस अपनी जगह पे खड़े होके देखने में नजर नहीं आता था कहाँ क्या काम चल रहा है। पता चला केबिन बना हुआ है और यहां तक तो केबिन पूरा कवर्ड है, यहाँ पे जाली लगी हुई है, और ये बैठे हुए हैं केबिन में अंदर अंकल जी और ये सो रहे हैं, तो नजर तो आएंगे नहीं। तो जापानीज सिस्टम में केबिन्स वर रिप्लेस्ड विद क्यूबिकल्स। हार्डली 3.5-4 फीट तक की हाइट के क्यूबिकल्स होते हैं और ग्लास पार्टीशंस होते हैं ताकि आपको अगल बगल सारे लोग नजर आए। हाँ, कैश वाला जो एरिया होगा वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, चलिए वो थोड़ा सा ऊंचा बनाएंगे, थोड़ा ज्यादा कवर्ड बनाएंगे, लॉक एंड की भी होगा। बट बाकी जहां पे पेपर वर्क हो रहा है वहां पे केबिन्स पूरी तरह से खत्म कर दिए गए और क्या आ गए? क्यूबिकल, ताकि एक जगह पे खड़े होकर पूरा ऑफिस नजर आ जाए। ये जापानीज सिस्टम ऑफ ऑफिस लेआउट है बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो जापानीज लोगों ने ऐसा किया था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन काफी इफेक्टिव हो जाए। आजकल ऑफिसेज में लग गए हैं व्हाट चिल्ड्रन? सीसीटीवी। क्या होता है सीसीटीवी फुल फॉर्म? सीसीटीवी कैमरा बोलते हैं ना, तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। टेलीविजन इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली। हमारे घर में टीवी रखा है, वो टीवी नहीं है, वो टीवी सेट है, वो टीवी सेट है। टेलीविजन अलग चीज है, टेलीविजन सेट अलग चीज है। तो आपके घर में जो रखा हुआ है ना डब्बा, इडियट बॉक्स, जिसमें सीरियल देखते हैं, साथ भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, स्टूडेंट भी कभी बैल था, तो वो टेलीविजन सेट है, वो टेलीविजन सेट है। टेलीविजन देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, टेल भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, ऑडियो वीडियो हो रहा है। तो टेलीविजन इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीविजन सेट इज अ डिवाइस। जब मम्मी बोले ना टीवी ऑन कर दो, टीवी है ही नहीं, टीवी सेट ऑन कर दो। समझ में आ गई बात? तो ये जो कैमराज और सीसीटीवी लगाए जाते हैं, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हर दिन के दिन जितना काम हुआ दिन भर में, शाम को उसकी रिपोर्ट सबमिट होती है बच्चों, इसको बोलते हैं व्हाट? मिस कर गए पूरी रिपोर्ट? MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। व्हाट? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। पीपल मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन देयर स्कूल्स, क्लास में एक छोटी सी डायरी होती है, जो टीचर आता है जो पढ़ाता है उस डायरी में लिख के चला जाता है। काफी स्कूल में सिस्टम है ताकि डेली का डेली सिलेबस अपडेट डायरी में नोट हो रहा है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का एक टूल। ग्रोथ ऑफ पर्सोनल, जब आप स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर करेंगे या सेमी स्किल्ड लोगों को अंडर सुपर स्किल्ड लोगों के छत्र छाया में एम्प्लॉय करेंगे, हायर करेंगे, तो उनके अंदर भी स्किल का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इनका ग्रोथ होगा या डाउनफॉल होगा चिल्ड्रन? ग्रोथ होगा। वेरी गुड। इफ द ऑफिस इज ऑर्गेनाइज प्रॉपरली, रिसोर्सेज वुड बी हैविंग बेस्ट यूज। और जब चीजें नई आ गई, बदल गई, तो आप चेंज को अडॉप्ट करने के लिए बिना ऑर्गेनाइज किए अडॉप्ट नहीं कर सकते। गॉट इट क्लियर? जमाना था दिन में कम से कम 4 बार चाय वाला ऑफिस के अंदर चाय लेके घूमता था, फालतू में उसको तनख्वाह देनी पड़ती थी। हमने लगा दी कॉफी वेंडिंग मशीन, टी वेंडिंग मशीन। जाइए अपना कार्ड स्वाइप करिए,
ग्लास लगाइए, बटन ऑन करिए, जितनी चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, आपको वेंडिंग मशीन से मिल जाएगी। महीने के एंड में पता लगा किसी ने 15,000 की कॉफी पी डाली, तो 2,000 तक की कॉफी पीना तो अलाउड है, 15,000 की आप कॉफी पी गए तो 13,000 रुपए आपकी सैलरी से काट लिया जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड एज अडेप्शन टू चेंज। इससे दिन भर वो राजू का लड़का जो कॉफी लेके चाय लेके ऑफिस में घूमता था ना, उसके एम्प्लॉयमेंट में जो फालतू पैसा खर्च करना पड़ता था वो खत्म हो गया। पहले हर ऑफिस वाले अपनी एक कैंटीन रखा करते थे, फालतू का खर्चा होता था वहां पे, लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता था। तो अब मेट्रो सिटीज में क्या होता है, दिल्ली मुंबई एंड ऑल में 15 फ्लोर की मान लीजिए बिल्डिंग है, ऑफिस है उन फ्लोर्स में, तो लोग खाने के लिए बाहर ना जाए, तो 15 फ्लोर में हर 5वें फ्लोर के बाद कैंटीन बना दी गई है, कैफेटेरिया बना दिया गया है। आप फोन पे ऑर्डर करें, आपके ऑफिस की डेस्क पे ही खाना चला आएगा। पुराने जमाने में बैंक्स में और कुछ बैंक्स में आज भी लंच टाइम होता है, इजंट इट? और क्या होता है लंच टाइम? सर वही टाइम सर जहाँ पे खाना खाते हैं। अरे मतलब मैं टाइम पूछ रहा हूँ, 1.5 से 2.5, 1 घंटा लंच ही करते रहोगे। 56 भोग लेके आओगे घर से, 2-4 रोटी मिली और खाने में 1 घंटा लगता है इनको। तो पुराने बैंक्स में आज भी ये घटिया सिस्टम चल रहा है, बट नए जो प्रोफेशनल प्रोग्रेसिव बैंक्स हैं लाइक HDFC एंड ऑल दैट, ICICI, यहाँ कोई लंच टाइम नहीं होता। जब आपको समय मिले जाके ठूस लीजिए। जब लग रहा है कि कस्टमर्स थोड़े कम है बैंक में, जाइए झटपट 15 मिनट में खाना खा के चले आइए। तो एटलीस्ट इससे हमारी वर्किंग हैम्पर नहीं होगी। बट यहाँ पे तो 1.5 से 2.5, ये 1:20 में खुजली चालू रहती है खाना खाने की। 1:25 पे काम धाम बंद कर देते हैं, कस्टमर के ऊपर चिल्लाते हैं, और 1:30 से 1:40 के बीच में खाना खा लिया, 10 मिनट में खा लिया। कुछ ज्यादा थोड़ा आया था, 3 रोटी आई थी, थोड़ी सी दाल थी और वही जली हुई सब्जी थी, या अच्छी सब्जी थी, अचार भी था, रहता भी था। 15-20 मिनट खाना खा लिए, उसके बाद 40 सिर्फ बकर चकर बकवास, 40 मिनट में कोई काम नहीं है। तो एक एम्प्लॉय अगर 40 मिनट बकवास करेगा और 10 एम्प्लॉयज उस बैंक में हैं, तो टोटल सो कॉल्ड लेबर लॉस टाइम कितना हो गया बच्चों? 400 मिनट। और बैंक अगर मान लीजिए 1 महीने में लेटेस्ट से 20 दिन भी चलता है, तो कितने मिनट की बर्बादी हो गई? 8,000। और 12 महीने में कितने मिनट्स की बर्बादी हो गई? 96,000 मिनट्स। प्लीज डिवाइडेड बाय 60 चिल्ड्रन, कितना आएगा? 6 1 6, 6 6 36, 1600 आवर्स डिवाइडेड बाय 24। डिवाइड करो जरा 1600 को 24 से, अप्रोक्सीमेटली 24 से क्यों डिवाइड करेंगे? बैंक में एक दिन की वर्किंग लगभग 10 से 6 की होती है, 8 घंटे की, तो 1600 शुड बी डिवाइड बाय 8। 200 वर्किंग डेज डैमेज कर दिए सिर्फ खाना खा के। कितने? 200 वर्किंग डेज। जब ये कैलकुलेशन बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज ने किया, तो उन्होंने IDBI, ICICI, देन बैंक ऑफ ये, बैंक ऑफ वो, HDFC बैंक, सारे बैंक्स को अपनी डिटेल्स भेजी। SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने डिटेल जला के फेंक दी। बाकी बैंकों ने इसको एडमायर कर लिया कि हमारा इतना समय तो सिर्फ इस बकवास में बर्बाद होता है। अगर हम क्लाइंट को इतने टाइम पे बिजनेस का कोई ऑफर दे दें, कोई अच्छी अकाउंट डिपॉजिट स्कीम समझा दें, तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, हमारी सैलरी ग्रो कर जाएगी, हमें इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही थोड़ा कुछ दिन पहले HDFC हैज बीन रैंक्ड एज वर्ल्ड्स, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट। व्हाट? वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट। तो सर इंडिया में टॉप मोस्ट बैंक है। सर SBI वो सिर्फ कहने को है, रियलिटी में वर्किंग इनकी ज्यादा है, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड के। तो SBI फर्स्ट में है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि इतना पुराना बैंक है। बट आज का अगर रेवेन्यू देखें, आज की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, ग्रोथ अगर देखें, तो HDFC की सबसे ज्यादा है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट्स ये सारे बैंक्स लेते हैं, और इन्हीं सब चीजों से ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। तो कल को जब आपका जॉब SBI में लगेगा ना, तो एकदम आपको ऐसा लगेगा दामाद है, ससुराल में आए हैं। समझ में आ गया? और जब HDFC में आपका जॉब लगेगा, आपको लगे कहाँ नरक में फंस गए। बट 5-10 साल अगर आपने ठीक से नौकरी कर ली, तो आपको लगेगा इससे अच्छा स्वर्ग कोई हो ही नहीं सकता। दे हायर द पर्सन, सेमी स्किल्ड होता है तो सुपर स्किल्ड बना देते हैं, अनस्किल्ड होता है तो स्किल्ड सेमी स्किल्ड बना देते हैं, बट काम करने का तरीका इनका बड़ा बढ़िया होता है। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? तो चिल्ड्रन प्लीज कॉपी ऑल दिस पॉइंट सुपर क्विकली। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर, मूविंग अहेड। तो सबसे पहला पॉइंट है भाई, स्पेशलाइजेशन एडवांटेज है। एवरी पर्सन परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क।
रेपिटेटिव परफॉर्मेंसेस अगर होंगे तो सो कॉल्ड उससे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। रेपिटेटिव का मतलब ये नहीं कि ऑर्डर मिला 2 यूनिट सप्लाई करने का हम 4 सप्लाई कर देंगे। एक ही काम को जब आप बार बार करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, और उस एक्सपीरियंस के बढ़ने को ही हम कॉमर्स की भाषा में क्या बोलते हैं? स्पेशलाइजेशन। व्हाट? स्पेशलाइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो आर्किटेक्ट्स किसी जमाने में बिल्डिंग बनाया करते थे और वो भूकंप से टूट जाती थी। फिर आर्किटेक्ट्स ने बार बार जब उस काम को किया तो देखा कि बिल्डिंग में कितना कंक्रीट मिलाया गया, कितना सीमेंट सैंड का इस्तेमाल हुआ, कितना आयरन बार का सरिये का इस्तेमाल हुआ, और वो टूट गई। अगली बार से थोड़ा सा इसको और फ्लेक्सिबल बनाएंगे। आई रिपीट, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाएंगे। तो आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया हो किसी बिल्डिंग में, आप चले जाइए 10th और 12th फ्लोर पे, और वहां पे जो बैल्कनी होती है उस पर थोड़ा उछलिए, आपको लगेगा कि थोड़ा सा जर्क आ रहा है, धम धम करेंगे, लग रहा है वो बिल्डिंग हिल रही है। एक्चुअली वो इतनी नहीं हिलती है, बट अगर एकदम स्टिफ बना दी जाए, एकदम स्टिफ कड़क, हल्का सा भी झटका आएगा वो उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी और वो टूट जाएगी। यस, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जब बनाई जाती हैं तो उन बिल्डिंग्स में कुछ गैप्स रखे जाते हैं कि अगर एयर फ्लो हो रहा है, तूफान आ रहा है, तो हवा बीच से निकल जाए, नहीं तो बिल्डिंग को टकराएगी और बिल्डिंग को गिरा देगी। तो इसीलिए जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है चिल्ड्रन, उसमें हम सीमेंट, कंक्रीट, बालू वगैरह जो बनाते हैं, कंक्रीट सरिया क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर। अगर ईंटे की छत बना देंगे ना तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी और वो टूट जाएगी। आपने कभी ब्रिज देखा होगा, ब्रिज पे अगर आपने अपनी व्हीकल पार्क करके 1-2 मिनट वेट किया हो तो आपको लगता है कि ब्रिज थोड़ा सा हिल रहा है। तो ब्रिज के जो पिलर्स होते हैं और जो ब्रिज का रोड का लेआउट होता है, पिलर और रोड जहां पे जुड़ती है वहां पे बेरिंग्स लगाए जाते हैं, शॉक अब्जॉर्बर्स लगाए जाते हैं, ताकि वो शॉक को बर्दाश्त करे। अगर वो शॉक अब्जॉर्बर्स नहीं लगाए जाएंगे और उसको पूरा सीमेंट से जोड़ दिया जाएगा, थोड़ा सा भी प्रेशर आया वो टूट जाएगा। बट जब शॉक अब्जॉर्बर लगा होगा तो जो भी प्रेशर आएगा वो शॉक से अब्जॉर्ब होके डिसिपेटेट हो जाएगा, सो कॉल्ड डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आज के बाद किसी भी ब्रिज पे जब आप जाएं, जब ब्रिज के नीचे जाएं, तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिज का जो पिलर है और जो उसकी रोड है उसके बीच में गैप है। तो पुराने जमाने में जब ब्रिजेस बनते थे तो वायर से हैंग किए जाते थे। गॉट इट क्लियर? या कभी कभी ब्रिज को, या पहला ब्रिज जब बना होगा तो यही देखा गया होगा कि भाई ब्रिज का पिलर बनाओ और उसके ऊपर रोड बना दो, और ब्रिज टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि उस शॉक को अब्सॉर्ब नहीं कर पाया। तो स्पेशलाइजेशन आया, एक्सपीरियंस आया कि भाई ये टूट क्यों रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर अब्सॉर्ब या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा। अगर उसके डिस्ट्रीब्यूशन का कोई तरीका ले आए तो ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो भाई बेरिंग लगा दो, शॉक अब्सॉर्बर्स लगा दो, तो सो कॉल ये सही से चलेगा। समझे बात को कि नहीं समझे? पक्का? अंडरस्टूड? तो दिस इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स टू दिस? कॉपीड? कॉपीड? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ सबने कॉपी कर लिया कि नहीं? बचा हुआ है? पक्का? किसी का छूटा है तो लिख लेंगे सब लोग। हो गया? चलो, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ चिल्ड्रन। तो अगर आप न्यू डिपार्टमेंट ऐड करना चाहते हैं और एम्प्लॉइज को बढ़ाना चाहते हैं, ये देखिए मैंने आपको जो क्यूबिकल बताए थे ना, ये ऐसे ही होते हैं बच्चों। ये एकदम 3.5 to 4 फीट तक के होते हैं और पूरा ऑफिस दाएं बाएं आपको नजर आता है। तो जब भी आप चाहते हैं कि नया प्रोडक्ट ऐड हो, नए एम्प्लॉइज आपके पास आए, बिजनेस को आप और एक्सपैंड करें। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा बिग बाजार का, जो अब तो इंडिया में बंद हो गया, रिलायंस ने इसको खरीद लिया। बिग बाजार में ढेर सारे लोग शॉपिंग करने जाते थे, उनके साथ उनके बच्चे भी जाते थे, और बच्चों को तो हमेशा कुछ ना कुछ चरना है। तो बिग बाजार ने सोचा क्या करते हैं, अपने शॉपिंग एरिया में ही एक स्वीट कॉर्न की स्टॉल लगवा लेते हैं। तो लोग वहां पे चर भी लेंगे थोड़ा सा और शॉपिंग भी कर लेंगे। तो एटलीस्ट लोगों को डिस्कंफर्ट या इनकन्वीनियंस जरा भी नहीं होगा। व्हाट दे डिड, दे एडेड अ न्यू प्रोडक्ट। और हिंदुस्तानी इंसान ऐसा है, जीप तो उसकी चरती रहती दिन भर, तो कुछ शॉपिंग भी कर रहा है, और चलो 50 रुपए ये भी खा लें। थोड़ी दिन बाद बिग बाजार वालों ने एनालाइज किया कि जो सामान बिक रहा है हमारे स्टोर में तो बिक ही रहा है, ये जो स्वीट कॉर्न ऐड किया, महीने भर की 2 लाख की सेल इसकी भी हो गई है, साल का 24 लाख का तो स्वीट कॉर्न बिक जा रहा है, इसमें भी हम कम से कम 5-6 लाख रुपए कमा लेंगे। तो ये चीज तभी हो सकती है जब आप चीजों को ठीक से मैनेज करेंगे। समझ में आ गया? तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए इट इज वेरी 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 नेसेसरी, यू शुड हैव अ साउंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सेटिंग अप द रिसोर्सेस। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे जो बिलिंग कर रहा है उसी को अगर पोछा लगाने का काम आप दे देंगे
और उसी को आप बोलेंगे जाओ तुम बर्गर बना भी लो, और पोछा लगाया, हाथ धोए और बर्गर बना के आपको दे दिया, क्या आप खाएंगे ऐसा बर्गर? नो। तो उनकी स्वीपिंग एंड फ्लोर क्लीनिंग टीम अलग है, मैनेजर जो पूरे ऑफिस को देख रहा है मैकडॉनल्ड्स में वो अलग है, जो बिलिंग काउंटर पे है वो अलग है, सब लोग अलग अलग हैं बेसिकली। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये सब लोग अपने अपने काम में स्पेशलाइज करते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। पॉइंट कॉपी रोल। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आंखें बाहर निकाल देंगे आप? आंखें बाहर निकाल देंगे। Whosoever is supposed to perform whichsoever type of work should be clearly identified. आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी काम किसी का रिपीट ना हो। रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लीजिए, वेटर का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि किसी रेस्टोरेंट में देयर आर 7 टेबल्स चिल्ड्रन, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, 5 टेबल, 6 टेबल और 7 टेबल। एक वेटर है मुन्ना, वो इन 2 टेबल्स पे ध्यान देगा, पप्पू इन 3 टेबल्स पे, और राजू इन 2 टेबल्स पे। समझना क्या? नाउ यू आर ऑक्यूपाइंग दिस टेबल चल रहा है, तो आपको ऑर्डर लेने कौन आएगा? राजू। और डिलीवर भी कौन करेगा? जोमेटो, राजू। ये टेबल्स तीनों खाली हैं और ये भी खाली है। आप लाख मुन्ना और पप्पू को आवाज देते रहिए, क्या वो लोग आपकी बात सुनेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि राजू ने किचन में ऑर्डर प्लेस कर दिया है। सेम ऑर्डर अगर आप मुन्ना और पप्पू को दे देंगे तो 1 ऑर्डर वुड बी कुक्ड थ्राइस, बट उसको खाने वाला सिर्फ एक ही ऑर्डर है, एक ही इंसान है, एक ही फैमिली है, तो रेपिटेटिव हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग ना हो इसलिए ऑर्गेनाइज कर दिया। इन 2 टेबल्स पे कौन ध्यान देगा? राजू वेटर। इन तीनों पे पप्पू वेटर, इन तीनों पे मुन्ना वेटर। समझ में आ गया? तो ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया हमने इस तरह से? बिकॉज वी डू नॉट वांट दैट द वर्क शुड बी ओवरलैपिंग। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात? टेक एन एग्जाम्पल कि आपको लेटस से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। इन तीनों में सो कॉल्ड एक एग्जाम्पल समझाना है फर्म का, कि फर्म का मतलब क्या होता है। तो तीनों टीचर्स आपस में बैठ के बात करेंगे कि भाई हम ऐसे पढ़ाएंगे, हम ऐसे पढ़ाएंगे, हम ऐसे पढ़ाएंगे। या टाइम बचाने के लिए एक ही टीचर पढ़ा दे, इधर दिस वन और दिस वन और दिस वन, और दूसरे टीचर्स को बता दे कि हमने पढ़ा दिया है, तो बाकी 2 टीचर्स का टाइम इसको पढ़ाने का बच जाएगा। गॉट इट क्लियर? अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो भाई एज अ टीचर ऑफ अकाउंटेंसी, स्टॉक मार्केट सेक्शन बी ऑफ द 12th क्लास सिलेबस पढ़ाने के लिए उसको पढ़ाना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं सो कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज की, तो हमको स्टॉक मार्केट का, करेंसी डेरिवेटिव्स का, फ्यूचर्स का एग्जांपल इकोनॉमिक्स में पढ़ाना पड़ेगा। बिजनेस स्टडीज का पार्ट भी फाइनेंशियल मार्केट है, वहां पे पढ़ाना पड़ेगा। तो एक ही टॉपिक को तीनों लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, तो होगा क्या? सब टाइम की बर्बादी होगी। भाई बच्चे ने एक से अगर समझ लिया, दूसरे समझ क्या करेगा? तो 30 टीचर्स विल होल्ड अ मीटिंग ऑन सैटरडे कि अगले मंडे को कोई एक टीचर तीनों में से पढ़ा दे, ताकि बाकी 2 का काम बच जाए, एंड इट विल अवॉइड व्हाट चिल्ड्रन? ओवरलैपिंग। तो दिस इज द वर्क ऑफ द कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेक्शन टू सी, कि तीनों टीचर तीनों चीज रिपीट ना करें, तभी जाके क्या होगा बच्चों? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो ना ओवरलैपिंग होगी, ना कंफ्यूजन। दादी माँ ने काम दे दिया ताई जी को, तुम बनाओगी सवेरे का ब्रेकफास्ट। आपकी मम्मी जी को भी काम दे दिया, बहू तुम्हारा काम है दिन का खाना, दैट इज लंच। और आपकी चाची जी को भी दे दिया कि तुम्हारा काम है छोटी बहू रात का डिनर अरेंज करना। ये काम तीनों के तीनों कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? घर की चुलबुल पांडे। कौन है चुलबुल पांडे? दादी जी। समझ में आ गया? तो दादी जी हैं चुलबुल पांडे। अब अगर दादी जी ने इस तरह का डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया, ब्रेकफास्ट डिपार्टमेंट किसके जिम्मे? ताई जी। लंच डिपार्टमेंट मम्मी जी, और डिनर डिपार्टमेंट चाची जी। समझ में आ गया? तभी जाकर खाना ठीक बनेगा। अगर दादी माँ ने एडमिनिस्ट्रेशन किया ही नहीं और सारी बहुओं को एक ही टाइम पे किचन में घुसेड़ दिया, सब्जी में तो नमक ऐसा डाला है कि खा के आप सांप बन जाएंगे, डंक मारने लग जाएंगे। हलवे में इतनी चीनी लग गई, जिसको डायबिटीज नहीं भी था वो भी सुपर डायबिटिक हो गया। समझ में आ गया? तो 1 एट अ टाइम अगर होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। और आपको कहीं किचन में भेज दिया, तीनों लोग चली गई किट्टी पार्टी में, बेटा वो डिब्बे में व्हाइट कलर का रखा है ना, उसको सब्जी में डाल देना, और पता लगा आपने वो डाल दिया,
एरियल वॉशिंग पाउडर, घड़ी डिटर्जेंट, लोगों के मुंह से झाग निकलने लग गई। तो व्हाट इज हैपनिंग चिल्ड्रन? ओवरलैपिंग तो नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन हुआ। तो घर में भी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजिंग चलता है बच्चों, समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया? तो हर पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपने अलग अलग नौकर रखे हुए हैं, बर्तन का अलग, कपड़े का अलग। आपने तीनों बार तुम सब काम करो, जो सामने नजर सब काम करो। पता लगा कपड़ा कोई नहीं धुला और पोछा 3 बार लग गया घर में, फ्लोर ही घिस गया थोड़ा सा, ऑडिट ले। तो आपने सबके काम आइडेंटिफाई कर दिए हैं, सबकी ड्यूटीज स्पेसिफाई कर दी हैं, सबको जॉब्स एलोकेट कर दिए हैं। शीला का क्या काम है, मुन्नी का क्या काम है, खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो प्लीज पुट इट फास्ट। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसको करना है? दादी माँ क्या करेंगी सर? ये किचन में नहीं जाएंगी? अरे बहुत गई हैं अपने जमाने में किचन में, अभी जिंदगी भर किचन में जाएंगे तो ये तीनों क्या करेंगे हैं? सर इनके बारे में तो कुछ ना बोलिएगा। अच्छा ये दोनों क्या करेंगे हैं? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए लिख लीजिए इसको फास्ट। चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन। ग्रोथ ऑफ पर्सोनल। सर बॉर्नवीटा तो पिया नहीं, बड़ा कैसे हो गया इंसान ये? अरे ग्रोथ ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो अगर चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हैं, द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन द जॉब रोल्स टू मेनी सबॉर्डिनेट्स, मेनी सबॉर्डिनेट्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। इन अ बैंक there is a manager, Mr. X, and he is on 4 days leave. इन्होंने अपना वर्क किसको सौंप दिया? इट इज नोन एज डेलीगेट कर दिया टू द चिल्ड्रन, व्हाट इज कॉल्ड एज असिस्टेंट मैनेजर। तो असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर का काम अगले 4 दिन तक करेंगे। तो अल्टीमेटली इनकी भी बुद्धि का थोड़ा सा विकास होगा कि नहीं होगा चिल्ड्रन? होगा बच्चों की नहीं होगा? नहीं होगा? होगा। तो डेलीगेशन विल लीड टू व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन, थोड़ा सा टास्क, थोड़ा सा बर्डन मैनेजर साहब का रिड्यूस हो जाएगा। अब वो इजिली अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमारे असिस्टेंट मैनेजर हैं चिल्ड्रन, इन्होंने जब काम सीख लिया मैनेजर का, तो इनके अंदर भी वो स्किल्स डेवलप हो गई, एक जिम्मेदारी का एहसास आया इनके अंदर। तो कल को जब प्रमोशन की बात आएगी, नई ब्रांच सेटअप होगी, तो इस मैनेजर को उस नई ब्रांच में भेज देंगे और इस ब्रांच का असिस्टेंट मैनेजर क्या बन जाएगा? मैनेजर। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ पर्सोनल? बिल्कुल भी नहीं समझ आया? समझ में आ गया? चलिए अपडेट दिस फास्ट। मूविंग नेक्स्ट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पर्सन के अंदर स्किल थी बट आपने उसको काम दिया ही नहीं। क्या आपने रिसोर्स को इस्तेमाल किया? नो। स्किल ज्यादा थी, आपने घटिया काम पकड़ा दिया उसको। क्या आपने रिसोर्स को यूज किया? बिल्कुल भी नहीं। तो हर एम्प्लॉय के अंदर जिस स्किल होगी उस स्किल के अकॉर्डिंगली आप उसे काम देंगे। अगेन ओवरलैपिंग वाला पॉइंट याद है लोगों को? ओवरलैपिंग वाला पॉइंट याद है? तो ये भी एक तरह की ओवरलैपिंग को चिल्ड्रन अवॉइड करेगा। वर्क का जो डुप्लीकेशन होगा, जो कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। खत्म तो खाना हो जाता है, खाने के बाद काम समाप्त हो जाता है। तो सो कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऐसा ही होगा। सो यू हायर्ड 2 people इन योर ऑर्गेनाइजेशन, वन इज सीए एंड अदर इज एमबीए फाइनेंस। और आपने दोनों के दोनों लोगों को कहां पे हायर कर दिया? कौन से डिपार्टमेंट में बच्चों? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। एंड देन आपने एमबीए मार्केटिंग विथ फाइनेंस, डुअल स्पेशलाइजेशन वाला पर्सन था, आपने इसको ह्यूमन रिसोर्स में हायर कर दिया। और जिसने एमबीए ह्यूमन रिसोर्स में किया हुआ है, इस बेवकूफ को आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया। चलेगा आपका बिजनेस? चलेगा? ठेंगा चलेगा, क्योंकि आपने सब गड़बड़ घोटाला कर दिया है। द पर्सन हु इज सो कॉल्ड सीए और एमबीए फाइनेंस, they should be working here. The person who who has done the course of MBA in human resource, उसको human resource डिपार्टमेंट में दीजिए। और जो MBA मार्केटिंग वाला है उसको मार्केटिंग का डिपार्टमेंट दीजिए।
आपने गलत सलत लोगों को गलत सलत काम दे दिया है। समझे कि नहीं समझे? दादी माँ ने आपकी मम्मी को, जिनके 2 बच्चे हैं, आप या आपके भाई बहन, उनको ड्यूटी दे दी सवेरे का ब्रेकफास्ट। अब ये गलत ड्यूटी है। ये ड्यूटी चाची को देनी चाहिए, जिनके बच्चे अभी 1.5 साल के हैं, जिनको स्कूल नहीं जाना। तो चाची के बच्चे सुबह सोते रहेंगे एकदम, उनके पास सवेरे ज्यादा टाइम होगा। आपकी मम्मी को तो भाई आपके स्कूल का अरेंजमेंट करना है, आपको सो कॉल्ड स्कूल भेजना है, टिफिन पैक करना है, तो ब्रेकफास्ट का काम चाची जी को दे दिया जाए। अब दिन में आप स्कूल से इजिली चले आएंगे, आपको मम्मी को पिक एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, तो मम्मी को दिन के खाने का काम दे दिया जाए। अंडरस्टैंडिंग? तो सही इंसान को सही जगह पे जब प्लेस किया जाएगा, ओनली देन ईदर इट वुड बी पीपल और इट वुड बी सो कॉल्ड थिंग्स, आपको मिलेगा उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। आपने वो वर्क स्टडी पढ़ा होगा, फटीग स्टडी पढ़ा होगा। अगर टूल्स बहुत दूर रखे हैं तो बार बार टूल को पिक करने के लिए टाइम बर्बाद होगा कि नहीं होगा? विल देयर बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस? बिल्कुल भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तब होगा जब वो टूल्स हमारे पास रहेंगे। तो उसका ऑर्गेनाइजेशन भी वर्कर के पास टूल बॉक्स में होना चाहिए, ना कि बहुत दूर होना चाहिए। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी होगा व्हेन अ टाइप ऑफ जॉब एज पर द लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन इज गिवन टू अ टाइप ऑफ पर्सन। तो टेक एन एग्जांपल कि आपने अपना एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट किया। आफ्टर एमबीबीएस आपने एमएस कर लिया, फिर एमसीएच का कोर्स कर लिया, और आप बन गए बहुत भयंकर, व्हाट इज कॉल्ड एज हार्ट सर्जन। और आपने अपोलो हॉस्पिटल में अप्लाई किया डॉक्टर के लिए। उन्होंने कहा अभी तो हमारे पास डॉक्टर है, आप एक काम करिए, आप हमारी डिस्पेंसरी में बैठ जाइए और दवाई बेचिए। तो क्या हम रिसोर्सेज को ठीक से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अरे डिस्पेंसरी में तो किसी बी फार्मा डी फार्मा किसी 10,000 रुपए वाले बैठा दो, ये बेचारा इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर है। इसको ज्यादा से ज्यादा आप ये बोल सकते हैं अभी आप असिस्टेंट सर्जन का जॉब ले लीजिए, कुछ दिन में हम आपको प्रमोट कर देंगे। बट डिस्पेंसरी में बिठाना इज सो कॉल्ड रिड्यूसेस द वर्क एफिशिएंसी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? सर तो हमको हार्ट सर्जन की नौकरी नहीं मिल सकती। मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। मान लीजिए हार्ट सर्जन की नौकरी दे दी और किसी इंसान मिस्टर एच को हार्ट की सर्जरी करानी है। जो एक्स डॉक्टर है उसको भी ये बात पता और जो वाई डॉक्टर है इसको भी पता है। एक्स डॉक्टर ने सवेरे 9 बजे इसकी सर्जरी कर दी, अगले दिन वाई आया, फिर 9 बजे ले गया ऑपरेशन थिएटर में, एक और सर्जरी कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हो गया बच्चों? ड्यूप्लीकेशन हो गया। क्या हो गया? ड्यूप्लीकेशन। सर्जरी में तो हिंदुस्तान में ऐसा आज तक नहीं देखा गया, बट दवाइयों में ऐसा हो चुका है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मेरा बड़ा ही एक क्लोज फ्रेंड है, बड़ा ही एक क्लोज फ्रेंड है, बहुत ही ज्यादा क्लोज, यू कैन से एज गुड एज अ ब्रदर। कोविड-19 में वो अस्पताल में जमा हो गया। अरे मतलब एडमिट हो गया। अब हॉस्पिटल में नर्स लोग बहुत कम थी और बर्डन बहुत ज्यादा था। तो प्रोटोकॉल था भाई, ये 15 लोग जो वार्ड में हैं, इन सबको ये दवाई सो एंड सो देनी है। एक नर्स आई, वो दे के चली गई, लोगों ने दवाई ले ली। वो तीसरे या चौथे बेड पे था। गॉट इट क्लियर? अगली नर्स आई, फिर दवाई देने लग गई, वो थोड़ा कॉन्शियस था, तो उसने कहा अभी तो मैडम आई तो उन्होंने दवाई दी है। अच्छा दे गई क्या? हमको तो नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। तो पहले के 4 लोग को दवाई डबल डबल मिल गई। अब पता नहीं वो जिंदा थे, निपट गए, भगवान जाने क्या हुआ, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गया बच्चों? वर्क का डुप्लीकेशन हो गया, क्योंकि चीजें ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं थी। इसीलिए ठीक ठाक हॉस्पिटल में जब वैक्सीनेशन या दवाइयां दी जाती हैं तो हर पेशेंट के बेड के बगल में एक फाइल रखी होती है, या एक वो राइटिंग पैड नहीं होता एग्जाम में जो आप लेके जाते हैं, वो लटका होता है, उस पर टिक लगा देते हैं कि भाई इनको ये दवाई ठूस दी गई है, इनको इंजेक्शन ठोक दिया गया है, दोबारा ना ठोका जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑर्गेनाइज होगा तो ठीक चलेगा, नहीं तो क्या होगा? डुप्लीकेट होता रहेगा। समझ में आई बातें? चलिए, अडेप्शन टू चेंज। आपने एक एडवर्टाइजमेंट बहुत पहले आया करता था, अब नहीं आता, आइडिया मोबाइल का नाम सुना है बच्चों? ये रिसेंटली वोडाफोन के साथ मर्ज हो गया है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जिनका ये पैंटालून शोरूम है। व्हाट इट क्लियर? आइडिया ने अपने बिजनेस को जब प्रोग्रेसिव करने की कोशिश की, इनको पता था कि ये एयरटेल वोडाफोन बीएसएनएल को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, कॉलिंग सर्विस अच्छी है उनकी, इनकी भी अच्छी थी। तो हम लोगों को एक नया आइडिया देते हैं। क्या आइडिया देते हैं? कि हमारा इंटरनेट इन सबसे बढ़िया है। तो कॉलिंग का तो कंपटीशन है, इंटरनेट के बारे में एयरटेल वोडाफोन बीएसएनएल लोगों को नहीं बताते थे। आइडिया ने सोचा हमारे एडवर्टाइजमेंट में ये होगा, तो कुछ भी नया आया, व्हाट एन आइडिया सर जी, गेट एन आइडिया सर जी, आइडिया इंटरनेट, आइडिया इंटरनेट।
मतलब आइडिया के मोबाइल पे, आइडिया मोबाइल फोन सर्विस सिम कार्ड जब आप लेंगे तो इंटरनेट जितना बढ़िया आपको मिलेगा उतनी सर्विस बढ़िया कहीं नहीं मिलेगी। तो आइडिया ने अपने बिजनेस को किस प्रोटोकॉल से या किस सो कॉल्ड हथकंडे से प्रमोट करने की कोशिश की कि हमारी इंटरनेट सर्विसेज सबसे अच्छी है। उसके बाद फिर एयरटेल इंटरनेट आ गया, वोडाफोन इंटरनेट वगैरह वगैरह। हालत खराब हो गई दोनों की, तो दोनों आपस में शादी कर ली है। समझ में आया? जिएंगे साथ साथ, बट ये तो नहीं पता मरेंगे पक्का साथ साथ। तो अब आइडिया वालों ने इंटरनेट के बारे में प्रमोट किया, तो एक उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बनाया जिसमें एक काफी बूढ़े से अंकल जी होते हैं, बूढ़े तो नहीं मतलब काफी एज होती है उनकी, और वो बैंक में नौकरी करते हैं। वो बस में जा रहे होते हैं, बड़े परेशान लगते हैं। एक यंग बॉय उनके बगल में बैठा होता है, बोलता है अंकल यू आर लुकिंग टेंस्ड एंड टायर्ड, क्यों ऐसा है? कह रहे कल से ऑफिस में इंटरनेट आ रहा है, कंप्यूटर पे सारा काम करना पड़ेगा, पता नहीं मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, मेरे को तो कंप्यूटर चलाना आता नहीं, हो सकता है मेरी नौकरी चली जाए, तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो लड़का उनको बताता है अरे अंकल जी कोई टेंशन की बात नहीं है, गेट आइडिया इंटरनेट, आप इंटरनेट के थ्रू सब कुछ सीख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे आजकल होता है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो भी बकवास भरी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में है, तो आइडिया इंटरनेट। तो सो कॉल्ड अडेप्शन टू चेंज के ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट है। मैं देखूं शायद मेरे को अगर वो एडवर्टाइजमेंट मिल जाए तो आई हैपन टू शो यू। हो सकता है वो ऐड आपकी किस्मत में ना हो, देखना, लेट इट बी, कभी मिलेगा तो भेज दूंगा आपको। सो अडेप्शन टू चेंज चिल्ड्रन, जब भी किसी कंपनी में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और अगर हमने चीजों को ठीक से ट्रेन नहीं किया एम्प्लॉइज को, हमने ठीक से चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शन है, या तो रिटायरमेंट ले ले या तो नौकरी छोड़ के रिटायरमेंट से पहले भाग जाए। तो एग्जिस्ट वही करेगा जो नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेगा या ऑप्ट करेगा। और अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में, तो आप वहां पे काम करने लायक नहीं है। डेज वर देयर, बैंक में सारा काम मैनुअल होता था। नाउ द डेज आर देयर कि चिल्ड्रन बैंक में कोई काम मैनुअल होता ही नहीं, और बैंक के एम्प्लॉय उस दिन बहुत खुश होते हैं जिस दिन इंटरनेट नहीं चलता, क्योंकि जिस दिन इंटरनेट नहीं चल रहा उनका कोई काम हो ही नहीं सकता। सर पैसे क्यों नहीं दे सकते? वो उनको पैसे तो है, उनके पास पैसे तो हैं, बट जब इंटरनेट चल नहीं रहा वो रिकॉर्ड कैसे अपडेट करेंगे? क्योंकि सारी बैंकिंग ऑनलाइन लाइव चलती है आजकल। तो सर वो पैसे दे दें, शाम को जब नेट आएगा तब अपडेट कर लेंगे, और नहीं आया तो सर कल आएगा कल कर लेंगे, परसों आएगा परसों कर लेंगे। कितना याद रखेंगे, भूल जाएंगे। और डेली की डेली शाम को कैश मिलाना पड़ता है कि कितना कैश दिन भर में आया, कितना था, और कितना गया और कितना बच गया। ऑनलाइन रिकॉर्ड से वो मैच ही नहीं करेगा, बिकॉज ऑनलाइन पोर्टल पे आपने कोई अपडेट किया ही नहीं। तो वो लोग बहुत खुश रहते हैं और उस दिन वो काम नहीं करते। समझ गए सब लोग बच्चों? अडेप्शन टू चेंज इज अंडरस्टूड वेल। चलिए, सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चलिए फंक्शनल बता रहे थे ना अभी आपको, और दूसरा वाला था डिविजनल। तो जो मैंने एग्जांपल लिखा था टाटा क्रोमा, ताजमहल होटल, वोल्टास, जूडियो, स्टूडियो, वेस्ट साइड, ये इनके डिविजन्स हैं। क्या है? डिविजन्स। हर डिवीजन में मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, सीईओ होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा। इट इज फंक्शनल। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो इसकी पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।